सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। तो आज हम लोग का रहने वाला है लेक्चर नंबर 5 ऑफ जी के पी वाई की सीरीज़ पार्ट 4। ठीक है, एक बार कंफर्म करेंगे कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड आई होप कि अच्छा, कल का टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था। और कल के टेस्ट में थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअल में वो पूरी तरह से आपका पी वाई क्यू सीरीज़ पे बेस्ड नहीं था, जो कि अब से होगा। जो भी टेस्ट होगा करेगा संडे को, काफ़ी लोगों को तो टेस्ट ही नहीं मिल रहा था कि टेस्ट कहाँ पे है। तो एक्चुअल में जब आप परमार अकेडमी ऐप पे जाते हैं तो वहाँ पे लाइव टेस्ट करके एक आएगा आपको, ठीक है। वहाँ पे लाइव टेस्ट में जीके का सेक्शन दिखेगा, जीके क्विज़। उस सेक्शन के अंदर वो टेस्ट अवेलेबल होता है, लाइव भी होता है और अभी भी बाद में भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड संडे की अगर बात करें तो संडे को आपको टेस्ट होता है। जो भी हम लोग पी वाई की सीरीज़ में अब लेक्चर किया करेंगे, अभी तो जो कल वाला हुआ था पूरी तरह से बेस नहीं था पी वाई की सीरीज़ पे, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स लेक्चर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी हम लोग 5 लेक्चर्स देखेंगे इस वीक में, तो उसी पे बेस्ड रहेगा। और मैंने आप लोगों का रिविजन भी करवा दिया है। अब हम अपनी जो है आगे एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। वैसे तो हर लेक्चर में एक कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, इंटेंस रिवीजन सेशन, IRS सेशन था हम लोगों का कल, ठीक है। बिल्कुल वो भी कुछ एरर आ रहा है कि भाई आप लोगों का एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में आप लोगों का एक्चुअल में आप लोगों का कुछ और रैंक आता है, कुछ और मार्क्स आते हैं, बट वो जो PDF अपलोड होता है उसमें आप लोगों का कुछ और होता है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है अभी, वो अभी से नहीं हुआ करेगी, ठीक है। क्लियर है, तो वो अभी रिजॉल्व हो जाएगा इशू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरर है उसमें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वॉज द प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ द इंडस वैली टाउन्स एंड सिटीज। सिंधु घाटी के कस्बों और शहरों की प्रमुख वास्तुशिल्प विशेषता कौन सी थी? पिरामिड्स, स्तूपाज, सीटाडेल या फिर फॉल्स आर्च। प्रोमिनेंट आर्किटेक्चरल फीचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। आंसर देखो, स्तूपा तो भाई क्या है, स्तूपा के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट इज़ एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? इट इज़ एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म। और स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, और स्तूपा गौतम बुद्ध जी की लाइफ के किस इवेंट को यहाँ पे दर्शाया, इसको शोकेस किया जाता है स्तूपा के द्वारा, एंड दैट इज़ डेथ। एंड डेथ नहीं बोलते हम इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इंग्लिश में कुछ अलग है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में कॉमन है महापरिनिर्वाण। यहाँ पे जो सही आंसर होगा, इंडस वैली टाउन्स में हमें देखने को मिलता है सीटाडेल। ये सीटाडेल क्या होता है? सीटाडेल को हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में जो हम एक्रोपोलिस, जो हमारे हड़प्पन टाउन्स हुआ करते थे, उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते थे हम, 2 पार्ट में डिवाइडेड होते थे। जो वेस्टर्न साइड होता था वो ऊंचाई में स्थित होता था, दैट वाज हायर, और थोड़ा सा छोटा होता था, स्मॉलर होता था। और जो लोअर टाउन होता था, दैट इज़ ईस्टर्न साइड में जो लोकेटेड होता था, वो लोअर टाउन होता था। अब यहाँ पे लोअर टाउन में रहता था आम आदमी, यहाँ पे रहते थे जो खास आदमी हैं, जैसे कि आपके रूलिंग क्लास हो गया, प्रीस्ट हो गए, ये सब ऊपर रहते थे। तो क्योंकि ये लोग कम होते हैं नंबर में, तो ऑब्वियस ये बात है कि छोटा हुआ करता था, ये हायर हुआ करता था। ऊंचा क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा सा हायर स्टेटस में थे वो, इसलिए। और यहाँ पे आम जनता रहती थी लोअर टाउन में। तो यानी कि 2 पार्ट में डिवाइडेड था एवरी साइट ऑफ दी हड़प्पा एक्सेप्ट 2, सॉरी एक्सेप्ट 2 ये हम बोल सकते हैं। एक ऐसी साइड थी, अब ये जो वेस्टर्न साइड है हायर और स्मॉलर, इसी को ही हम बोलते हैं एक्चुअल में सीटाडेल। एक हॉलीवुड में मूवी भी है सीटाडेल नाम से, सीटाडेल या फिर एक्रोपोलिस। 2 ऐसी साइट हैं, एक साइट है जो कि 2 पार्ट में नहीं बल्कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और एक ऐसी साइट है जिसमें सीटाडेल है ही नहीं। तो वो साइट जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो है हमारी धौलावीरा, ठीक है। क्लियर आ रहा है ना? ऐसा स्क्रीन स्टक तो नहीं हो रहा है? एक बार कंफर्म करना। ठीक है, चैन हुदड़ो नहीं, हाँ वो सीटे विदाउट सीटाडेल, ठीक है। तो धौलावीरा में ध्यान रखना है आपको कि एक जायंट वाटर रिजर्वॉयर भी मिला था, यानी कि जहाँ पे पानी का भंडारण किया जाता था,
वो मिला था जैंट वाटर रिजर्वॉयर। ये ध्यान रखना, वाटर के रिस्पेक्ट में कोई भी आपसे साइट पूछे वाटर के रिस्पेक्ट में, आंसर वुड बी धौलावीरा। और हमें पता ही है ये चीज़ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसका टाइम पीरियड 2500 से लेकर 1750 BC तक था। आप देखो जो पिछले वीक की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा उसको, अब ये मत एक्सपेक्ट करना कि मैं फिर से 1750 करूँगा, फिर ये बोलूँगा ब्रॉन्ज एज था, फिर उसको मैं रिलेट करूँगा कि भाई यहाँ पे चालकोलिथिक था। इसी वजह से कल IRS सेशन हुआ था। जैसे आज जो हम कर रहे हैं इसको हम पूरे वीक, अगर इस पे हड़प्पा पे क्वेश्चन आएगा तो हम उसको बार बार रिपीट करेंगे, IRS में तो देखेंगे ही, फिर उसके बाद हम नई चीज़ों में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड था, और वो तो ब्रॉन्ज वगैरह तो आपको सारी चीज़ें पता ही। यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था, कुछ बता रहा था एकदम से दिमाग से चला गया, क्या बता रहा था मैं आपको, इंडस वाली टाउन्स क्या बता रहा था यार मैं, तो ठीक है चलो कोई नहीं। जैंट वाटर रिजर्वायर सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला था धौलावीरा में। हाँ, कि यहाँ पे आपको ये अर्बन सिविलाइजेशन था, ये शायद बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, तो ये आपको नोट कर लेना है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी कि शहरी लोग थे। ये हमें कैसे पता चला था कि ये लोग अर्बन सिविलाइज थे? ये हमें टाउन प्लानिंग से पता चला था कि इनकी बहुत ही अच्छी टाउन प्लानिंग थी। इनका टाउन प्लानिंग जैसे कि ग्रिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता था टाउन प्लानिंग में। व्हाट इज़ दिस ग्रिड स्ट्रक्चर? तो जैसे आप देख पा रहे हैं, रोड्स जो होती थी एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करती थी, अपने आप ही साफ़ हो जाती थी। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, जैंट वाटर रिजर्वर, तो इससे कुछ और। धौलावीरा किस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड था? तो ये लूनी रिवर। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे लूनी रिवर कहीं पे भी किसी ओशन में नहीं मिलती है, बल्कि ये डेजर्ट्स में खो जाती है। बाकी आप रिकॉल करेंगे हड़प्पा किस नदी किनारे, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे, और लोथल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो, लोथल क्या है? लोथल है जहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिलता है, जहाँ पे शिप्स रुकते हैं, एक तरह का ये पोर्ट साइट है। लोथल इज़ अ पोर्ट साइट। यहाँ पे डॉकयार्ड्स देखने को मिले यहाँ पे लोथल में। और ये लोथल किस नदी किनारे है? भोगावत। जस्ट इसी के पास ही आपका धौलावीरा लोकेटेड है। क्लियर इतनी चीज़? आगे बढ़ते हैं अभी। तो सीटाडेल आपको समझ जाना चाहिए। सीटाडेल मतलब कि हाई टाउन जो वेस्टर्न साइड में होता था। एंड वो तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने आपको बताया था 2 साइट ऐसी थी, एक तो 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, एंड देयर वाज अ सिटी विदाउट सीटाडेल, जिसमें कि सीटाडेल था ही नहीं, हमें देखने को ही नहीं मिला। ये कौन सी साइट थी? ये थी चनहुदड़ो। ठीक है, ये साइट थी ये। एंड बाकी याद करो मोहनजोदारो में कौन कौन सी चीज़ें मिली थी? मोदी जी, मेलोनी जी, ठीक है, गॉडेस अर्थ, एंड और कौन मिला था? प्रोटो शिवाजी मिले थे। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडरी मिला था, ग्रेट बाथ मिला था। ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करो। सर्कुलर ब्रिक की ग्रैंडरी बनी थी कहाँ पे? हड़प्पा में। और यहाँ पे क्या था मोहनजोदारो में? यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रैंडरी थी जिसको हम ग्रेट ग्रैंडरी के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा बिल्डिंग है उस पूरे मोहनजोदारो में, या फिर पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम बात करें तो। ऑलराइट, पूरा सबसे पुराना हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट कौन सा देखने को मिला? भिराना। कहाँ पे? हरियाणा में। सबसे बड़ा कौन सा है? राखीगढ़ी। कहाँ पे? हरियाणा में। और अगर आपसे पूछ ले कि ब्लैक बैंगल्स कहाँ पे मिले, काले कंगन इस तरह से ब्लैक बैंगल्स, तो ये मिले बैंगल्स वगैरह ये सब सज्जा सजावट का, ये काली बंगान में। ठीक है, काली बंगान। कहाँ पे काली बंगान साइट? ये है राजस्थान में। इतनी चीज़ें अभी के लिए आपको याद रखनी है। हु इज़ क्रेडिटेड विद इन्वेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? परावर्तक दूरबीन का आविष्कार करने का श्रेय किसे दिया जाता है? टेलीस्कोप। देखिए, टेलीस्कोप का जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसने किया, तो एक हैंस लिपर्सी करके उनका नाम था। ठीक है, हैंस लिपर्शे। तो इन्होंने सबसे पहले एक्चुअल में रॉ फॉर्मेट में टेलीस्कोप बनाया। बट रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, यानी कि वेल डेवलप्ड टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सबसे पहले बनाया आइजैक न्यूटन ने। और गैलीलियो गैलीलाई का भी नाम आता है टेलीस्कोप की जब हम बात करते हैं। बट रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, अपवर्तक दूरबीन, ये परावर्तक दूरबीन है, ये अपवर्तक दूरबीन हो जाएगी, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। गैलीलियो जो गैलीलाई थे, इन्होंने अपने टेलीस्कोप का यूज़ करके जुपिटर के 4 इम्पॉर्टेंट मून्स की डिस्कवरी करी थी, जिनको कि हम गैलीलियन मून्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गैलीलियन मून्स। ये कौन कौन से मून्स थे? लो यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। इनको हम गैलीलियन मून्स के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो गैनीमेड मून है ये ना सिर्फ जुपिटर का, पूरे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट सैटेलाइट है या फिर मून है।
ठीक है। कलिस्टो में ही अभी रिसेंट की करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ओजोन का लेयर हमें देखने को मिली है। न्यूटन्स के लॉज अभी भी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। न्यूटन के जो 3 लॉज थे, जोहानस केपलर जी पे आते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसको डिस्कस करेंगे। हम बाकियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा पहले क्रिश्चियन हाइजेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था, पेंडुलम क्लॉक इसकी इन्वेंशन करी थी, एंड बैलेंस स्प्रिंग की डिस्कवरी करी थी। प्लस एक यूएस का एक मिशन था सैटर्न में जो गया था, जिसको कसीनी हाइजिन्स नाम दिया गया था। क्यों? क्योंकि हाइजिन्स जी ने ही जो सैटर्न है, आपने देखा होगा शनि ग्रह के अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिलती हैं, छल्ले देखने को मिलते हैं जो क्लाउड्स एंड डस्ट के बने होते हैं, तो उनको डिस्कवर करने का काम किया था। वो जो सैटर्न की रिंग्स हैं उसमें बीच बीच में स्पेस देखने को मिलता है, उसको कसीनी ने इन्वेंट किया था, बट एक्चुअल में रिंग्स को हाइजिन्स ने किया था। प्लस हाइजिन्स ने ही वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी दी थी, ठीक है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाला फैक्ट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंडुलम क्लॉक और ये रिंग्स ऑफ सैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं जोहानस केपलर पे, जो थर्ड ऑप्शन में लिखे हुए हैं। तो जोहानस केपलर जी ने प्लानिटरी लॉज दिए थे, प्लानिटरी लॉज दिए थे इन्होंने। 3 इनके लॉज थे जोहानस केपलर के, रफली 17 सेंचुरी के टाइम पे दिए थे। 16 वही आप मान सकते हैं कि 1609 से लेके 1619 के बीच का जो समय था, इसी टाइम पे। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इसी के बीच में कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये टाइम पीरियड था जहाँ पे इन्होंने ये दिए थे। 3 लॉज क्या क्या थे हमें डीप में नहीं पढ़ना, बस पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं, इनका फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो जितने भी प्लैनेट है, जितने भी ग्रह हैं, तो इनका जो ग्रह का नियम है उसमें पहला नियम बोलता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं, विद सन एट बीइंग वन ऑफ द फोकस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा एलिप्स, अगर 11th 12th में, तो आपने ये पढ़ा होगा, जैसे एलिप्स होता है, ये हाइपरबोला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एलिप्स में ये एक F1 एक फोकस होता है, ये दूसरा फोकस होता है, ठीक है। तो एक फोकस में सन होगा और उसके इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल मतलब दीर्घ वृत्ताकार में जितने भी प्लैनेट है सब घूमते हैं, ठीक है। दूसरा लॉ बोलता है, जैसे सन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अर्थ जब गई होगी तो जितना उसने टाइम लगाया होगा और ये जितना एरिया निकला है वो इस एरिया के बराबर होगा, समझिए आप। जैसे कि यहाँ से यहाँ पे जाने में मान लेते हैं कि अर्थ को लगा 30 डेज़, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 30 डेज़, और ये जितना भी एरिया है उसके इक्वल है। अगर ये वाला एरिया अगर दोनों इक्वल हैं आपस में, तो सेम जो है हम बोल सकते हैं उतनी ही डिस्टेंस यहाँ पे भी उसने कवर करी होगी। जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करी है उतना ही डिस्टेंस उतने टाइम में यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी 30 दिन में उतना, यहाँ पे भी 30 दिन का ही समय उसको लगा होगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ, हिंदी में भी आई थिंक हाँ होगा, ये आप देख सकते हैं। इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं कि मतलब या फिर किस पर्टिकुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है प्लैनेट, इलिप्टिकल पाथ में। इसको दूसरे वाले को बोल देते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। दूसरे वाले को बोल देते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। एंड तीसरे वाले को बोल देते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज एंड लॉ ऑफ पीरियड्स बोल देते हैं तीसरे को। अब तीसरा है क्या? तीसरा बोलता है कि जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये होती है सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये अब जो है सेमी मेजर, ये सेमी माइनर एक्सिस है। अब ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस इसको याद कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है। तो केपलर जी ने 3 प्लानिटरी लॉज दिए कि भाई जितने भी प्लैनेट है इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं, एंड दूसरा बोला कि इक्वल एरिया यहाँ पे स्वीप किए जाते हैं, तीसरा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर क्यूब। The beating retreat ceremony during Republic Day is held every year at which of the following places? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे में क्या अंतर होता है। काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, ठीक, और कुछ लोगों को जो पता भी होता है वो इतना ही बस पता होता है कि जो इंडिपेंडेंस डे है हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम आज़ाद हुए थे उस दिन। और रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? बताओ जल्दी से कमेंट में, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था। ये आप में से काफ़ी लोगों को बात पता होगी, ठीक है।
कि हमने अपने संविधान को लागू किया था इसी दिन, और ये दिन कौन सा था? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को ही हमने कौन संविधान को क्यों लागू किया था, जबकि हमारा संविधान 26 नवंबर को बनके तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। रीज़न इसका ये, नेहरू जी ने बोला था कि जब हमने लाहौर का सेशन किया था कांग्रेस का, लाहौर का सेशन 1929 में, तब हमने ये डिसीजन लिया था या कि हम 26 जनवरी 1930 को अपना पहला इंडिपेंडेंस मनाएंगे। तो 26 जनवरी थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, तो क्यों ना लागू किया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी लोग राजी हो गए इसलिए, ठीक। अब और बाकी क्या अंतर होते हैं? तो बाकी अंतर ये होता है कि इंडिपेंडेंस में प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे, ध्यान से सुनना, इंडिपेंडेंस में प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट में फ्लैग की होइस्टिंग करते हैं। एंड रिपब्लिक डे में, ठीक है, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस पे प्रेसिडेंट कर्तव्य पथ पे, जो पहले राजपथ होता था, फ्लैग की अनफर्लिंग करती हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं, फ्लैग की होइस्टिंग को मैं बोल सकता हूं क्या? फ्लैग की होस्टिंग को ध्वजा आरोहण और फ्लैग की अनफर्लिंग को झंडे को फहराना। अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है यहाँ से नीचे से झंडा इस तरह से ऊपर जाता है, वो दिखाता है क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो ब्रिटिशर्स ने अपना झंडा हटा के भारत का झंडा ऊपर किया था, तो उस पर्टिकुलर प्रथा को फिर से दर्शाया जाता है कि भारत का झंडा ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे झंडा खुलता है, एक तरह से अनफर्ल होता है, फहराया जाता है। यहाँ पे आरोहण होता है, यहाँ पे फहराया जाता है, तो ये डिफरेंस होता है। अब ये यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है रिपब्लिक डे का एंड मार्क करती है, यानी कि ये आखिरी सेरेमनी होती है। 26 जनवरी को सारे प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं रिपब्लिक डे को के, और 29 जनवरी को विद द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इन न्यू दिल्ली, दैट इज़ इन दी कर्तव्य पथ, ये खत्म हो जाते हैं रिपब्लिक डे के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो। अगला क्वेश्चन है, द वियना कन्वेंशन इज़ रिलेटेड टू दी डैश, और इस शाम के टाइम पे होता है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, अगर आपने कभी देखा हो तो। द वियना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डिस्पोजिंग ऑफ हार्मफुल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन, तो हमारे एनवायरनमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। एक कन्वेंशन सिर्फ मैंने आपको अभी तक बता रखा है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामसार। रिकॉल करिए क्या क्या आपको इसके रिगार्डिंग पता है। तो वियना कन्वेंशन है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। वियना कहाँ की कैपिटल सिटी? ऑस्ट्रिया की। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ओपेक, दैट इज़ ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर। इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी मेंबरशिप अभी एक कंट्री ने छोड़ी थी, करंट अफेयर का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है, मतलब आ सकता है, अंगोला, ठीक है, अंगोला ने इसकी मेंबरशिप छोड़ी थी। तो ओपेक का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में, जबकि ऑस्ट्रिया खुद ओपेक का मेंबर नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर क्या है? अभी के लिए इतना याद रखो कि हमारी एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, उसमें देखने को मिलती है। और ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को, और ओजोन की थिकनेस जो है हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे, तो जब हम स्ट्रेटोस्फेयर आएंगे फिर से इसको चीज़ को रिवाइज़ करेंगे। इसके प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सन के द्वारा आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है, इसलिए ज़रूरी है। तो वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में, 1985 में। अब बात आई कि कैसे प्रोटेक्ट करें, अब मतलब मेन कॉज क्या है इसके डिप्लीशन का, क्षरण का क्या कॉज है? तो फिर पता चला ये कॉज है CFC, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रियॉन्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर्स वगैरह, AC वगैरह में यूज़ होता है, वहाँ से निकलते हैं और ये ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक। तो इसलिए इनको फेज आउट करने के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रोटोकॉल हुआ 1987 में, टू फेज आउट दी CFCs। देन इसी में अमेंडमेंट होता है फर्दर, क्योंकि हम बड़े चालू इंसान हैं, हमने CFCs का ऑल्टरनेटिव खोज निकाला, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC। तो इसको फेज आउट करने के लिए फिर हमने इसमें अमेंडमेंट किया कि भाई ये भी यूज़ नहीं किया जाएगा। इसको बोलते हैं किगाली अमेंडमेंट। किगाली रवांडा नाम का एक अफ्रीकन कंट्री, उसकी कैपिटल है। रामसार कन्वेंशन 1971 में हुआ था। रामसार जगह का नाम है इन द ईरान, और वहाँ पे ये हुआ था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। और किस दिन हुआ था? 2 February, जिस दिन हम वेटलैंड डे मनाते हैं। इंडिया में कितने हैं? 82 है। पहला कौन सा रामसार साइट था? चिलिका लेक था, वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। कुछ और इंपॉर्टेंट कन्वेंशन प्रोटोकॉल देख लेते हैं, जैसे मिनीमाटा कन्वेंशन, ये पता होना चाहिए आपको।
एंड रियो समिट आपको पता होनी चाहिए, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। ये कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। रियो कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको बताना है। देन क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल। एंड बेजल कन्वेंशन, ठीक है, बेजल कन्वेंशन, ठीक है। तो ठीक है, और एक और नोट कर लो, दैट इज स्टॉकहोम, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो यहाँ पे हम बात अगर करें मिनीमाटा, ये जगह का नाम है, ठीक है, इन दी जापान। तो ये मरकरी पॉइजनिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, मरकरी पॉइजनिंग से बचने के लिए है ये जो कन्वेंशन हुआ था, ठीक है। तो मरकरी ध्यान रखना, एम से मिनीमाटा और एम से मरकरी, ठीक है। मिनीमाटा डिजीज़ का नाम भी है जो मरकरी पॉइजनिंग से होती है, ठीक है। एक ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्या आपको पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी वजह से होता है? स्क्लेरोसिस किसकी वजह से होता है? स्क्लेरोसिस। और ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है? रियो समिट की बात करें, ये हुआ था आपका 1992 में। इसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं कि किस तरह से हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट समिट। ये रियो डी जेनेरियो सिटी है ब्राज़ील में, ठीक है, जहाँ पे क्या हुए थे आपके ओलंपिक गेम्स भी हुए थे 2016 वाले। क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्योटो आपकी जगह है इन दी जापान, 1997 में ये प्रोटोकॉल हुआ था। बेजल कन्वेंशन, बेजल एक सिटी है इन दी स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। बेजल जो कन्वेंशन है स्विट्ज़रलैंड, जहाँ से आपके कौन है रोजर फेडरर। तो बेजल कन्वेंशन की बात करें तो बेजल कन्वेंशन एक बैंकिंग से भी एसोसिएटेड है, ध्यान रखना। एक बार क्वेश्चन पूछा था बेजल नॉर्म्स, बेजल नॉर्म्स पूछता है वहाँ पे, बेजल नॉर्म्स, तो वो बैंकिंग से एसोसिएटेड है। वो मैं आपको जब एनपीए वगैरह पढ़ेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वहाँ उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बेजल कन्वेंशन है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड और किससे, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स। अमीर देश क्या करते हैं, अपने जो हजार्डस केमिकल्स वेस्ट होता है गरीब देशों को पैसा दे के बेच देते हैं। सफ़र कौन करती है? गरीब देश की जनता। तो ये ना हो इसलिए ये हुआ। स्टॉकहोम जो कन्वेंशन है ये कहाँ पे, जरा बताएंगे कहाँ पे सिटी? तो ये डील करता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इसको लिख लेंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ब्लू बेबी सिंड्रोम है आपका नाइट्रेट से, ठीक है। इसको चलो मैं लिख देता हूँ, नहीं तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर लिखते नहीं हैं, ठीक है। persistent ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर, ठीक है। और कुछ तो नहीं छूट रहा है, ठीक है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए, तो द नॉवल रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त इज रिटन बाय हुम ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा मैंने आपको बताया, रावण, राम, सीता, इस तरह के आपको नाम दिख जाए सीधे अमीश त्रिपाठी आपको मार्क करना है। अमीश त्रिपाठी की, और मैंने बताई थी आपको इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, जिसमें भी भगवान और इस तरह के कुछ नाम दिखे आपको फिलोसफिकल टाइप। तो मेलुआ, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, स्कियन ऑफ इस्कवाकू, स्कियन ऑफ इक्ष्वाकू, ये हमने देखी थी बुक्स, अमीश त्रिपाठी की हैं। रस्किन बॉन्ड की नहीं देखी हैं। इनकी है ब्लू अम्ब्रेला, इनकी इंपॉर्टेंट है बुक्स, ठीक है। ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, जो छत में कमरा है, द रूम ऑन द रूफ, रोड्स टू मसूरी, रोड्स टू मसूरी। और इनकी लाइफ काफ़ी मतलब थोड़ी इंस्पायरिंग टाइप की है, जाके विकीपीडिया में ना हो तो पढ़िएगा इनके बारे में, है ना, ठीक है। तो ब्लू अम्ब्रेला, रूम ऑन द रूफ एंड रोड्स टू मसूरी। सलमान रश्दी की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी है? एक तो जो सबसे इनकी इंपॉर्टेंट है, फेमस है, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। ये मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम धर्म के टारगेट में रहते हैं, ये मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं वो उनके टारगेट पे रहते हैं। और इनकी एक आँख भी जो है मतलब ख़राब, क्या मतलब उस पर अटैक हो गया था, उस पर चाकू मार दिया था, ठीक है। फतवा जारी कर दिया था, ईरान के एक रूलर थे उन्होंने, क्योंकि इन्होंने कुछ एक बुक लिखी थी द सैटेनिक वर्सेस, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा था कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को पसंद नहीं है, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेस। और ग्राइमस अभी पूछी थी आपकी, आई थिंक सिलेक्शन पोस्ट में ग्राइमस भी पूछी है, ठीक है। और कौन सी हो सकती है? ग्राइमस हो गई, मिडनाइट चिल्ड्रन, सैटेनिक वर्सेस, हाँ, द मूड्स लास्ट साई, ठीक है, द मूड्स लास्ट साई,
ये इंपॉर्टेंट है। किरण देसाई जी की बुक का नाम याद रखिएगा, एक बुक याद रखनी है इनकी और उसका नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी मैं आपको अमीश त्रिपाठी की बताता हूँ तो अमिताभ घोष की बताता हूँ। अमिताभ घोष की कौन सी है? द शैडो लाइन्स, सी ऑफ पॉपीज, हंगरी टाइड, रिवर ऑफ स्मोक। अच्छा, हंगरी टाइड्स से क्या याद आना चाहिए आपको? डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स क्या है ये? डिवाइन टाइड्स के लिए किसको मिला था ग्रैमी? ये मिला था रिकी केज को, ठीक है, रिकी केज। एक तो विंड्स ऑफ समसारा के लिए और डिवाइन टाइड्स के लिए, ठीक है। पहला ग्रैमी पंडित रविशंकर वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011? ग्रोथ रेट, कितनी इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो करी? इंडिया सेकंड नंबर पे था पूरी वर्ल्ड में 1.21 बिलियन पॉपुलेशन के साथ, अकॉर्डिंग टू द 2011 का सेंसस। इतनी पॉपुलेशन थी भारत की, सेकंड नंबर पे, पहले पे चाइना। अभी तो सेंसस होगा तो इंडिया नंबर 1 पे आपको दिखेगा। इंडिया ने 2001 से लेकर 11 तक टोटल 181 मिलियन पॉपुलेशन ऐड करी, जो ब्राज़ील की पॉपुलेशन से भी आई थिंक ज़्यादा। काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है, 181 मिलियन। ये जो ग्रोथ रेट इन परसेंटेज है दैट इज़ 17.7%। उस परसेंट को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.1764 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर पूछता है कि एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? एनुअल मतलब ये तो हो गई दशकीय, डेकेडल। साल दर साल कितनी ग्रोथ हुई? 1.64%। सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई? हाईएस्ट, लोएस्ट, ये क्वेश्चन पूछेगा। हाईएस्ट कहाँ पे, लोएस्ट कहाँ पे? फिर ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कौन सा ईयर था जिसको हम ईयर ऑफ डिवाइड के नाम से, फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जानते हैं। कौन सा ऐसा दशक था जहाँ पे हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट देखने को मिली? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिली मेघालय में। कितनी? 27.8%। ये फैक्ट मतलब मत याद रखना, देख लो, अगर बाई चांस आ गया तो रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है परसेंटेज। ये तो रटा हुआ होना चाहिए मेघालय, लेकिन परसेंटेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। लिख इस ले रहा हूँ ताकि अगर आ गया तो याद आ जाए, ठीक है। मेघालय हाईएस्ट है, और मेघालय से भी ज़्यादा पता है किसका है? दादरा नगर हवेली का, लेकिन ये क्यूटी है, ठीक है। दादरा नगर हवेली, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई यहाँ पे। कितना? 55.5%। तभी मैं सोचूं लोग हवेली में क्यों बुलाते हैं, अब समझ में आया। लोवेस्ट की अगर बात करें तो लोवेस्ट कहाँ पे रही? लोवेस्ट नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड में कितना पॉपुलेशन? 0.47% नेगेटिव में, यानी कि पॉपुलेशन डिक्रीज़ की। ईयर ऑफ डिवाइड 1921। सबसे क्यों? क्योंकि इसके अभी तक 1921 तक जो पॉपुलेशन है वो उसका जो ग्रोथ था वो स्टैगनेंट था, रुका हुआ था ग्रोथ। इसके बाद हम नहीं रुके, इसके बाद हम लो धक्का पेल मचा के खूब पॉपुलेशन बढ़ा 1921 के बाद। 1971 से लेकर 81 के बीच में देयर वाज द हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट नोटिस्ड। ये चीज़ें अभी के लिए आपको याद रखनी है। आगे सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करना है। ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन से। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ नंबर इज ऑलवेज अपराइट, पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज इन्वर्टेड, पिरामिड ऑफ मास इज ऑलवेज अपराइट। ये अपराइट और इन्वर्टेड होता क्या है पहले तो यही समझ लो। अपराइट का मतलब होता है ये पिरामिड, पिरामिड ऐसे ही होता है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है ये एनर्जी नंबर बायोमास क्या है समझो। ये पेड़ पौधे हैं, ज़मीन की बात कर रहा हूँ, पानी की नहीं, ठीक है। फूड चेन हम पढ़ेंगे। ये ज़मीन है, ज़मीन में पेड़ पौधे होते हैं। ये क्या हैं? ये खरगोश लोग हैं, ठीक है। ये खरगोश लोग हैं, ये घास ये वगैरह खाते हैं खरगोश लोग। फिर इनको मान लेते हैं कि ये सांप आप आ गए, बड़े वाले सांप आ गए, इनको खा गए, ठीक है, इनको खा गए। सांप को कौन उठा ले जाएगा अपनी डोली में? ये जो चील लोग हैं, ईगल, ठीक। इनका भी फिर अभी इंतज़ाम करेंगे, चिंता ना करो, इनका भी इंतज़ाम करवाएंगे। इनका इंतज़ाम बैक्टीरिया लोग करेंगे, हाँ बैक्टीरिया लोग। अभी देखना ये क्या चल रही है, ये फूड चेन चल रही है, ये फूड चेन चल रही है। कैसे चल रही है? इस पे ये डिपेंडेंट, इस पे ये, इस पे ये, इस पे ये। अब ध्यान से समझना जो बता रहा हूँ। इनको प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये जो सनलाइट है उसकी एनर्जी को फिक्स करते हैं, उसका फिक्सेशन करते हैं। कितनी परसेंट? 100% जो आ रही है ना। पहली बात तो जितनी वहाँ से निकलती है सूरज से 100% ज़मीन तक नहीं आती, पहली बात। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितनी भी आती है
उसका भी मात्र 1% हम बोल सकते हैं कि उसका फिक्सेशन कर पाते हैं ये लोग। वो बाकी कहीं अब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से तो 1% ही ट्रैप कर पाते हैं। करते क्या हैं, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। यही होता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जो पढ़ेंगे हम बायो में। कहाँ थाइलाकॉइड क्या होते हैं, ग्रेना, स्ट्रोमा, ये सब क्लोरोफिल क्या होते हैं, वहाँ देखेंगे। अभी के लिए 1% का मैक्सिमम फिक्सेशन किया, ठीक है, केमिकल एनर्जी बना ली। अब ये केमिकल एनर्जी पे ये लोग खरगोश लोग फीड करेंगे, ठीक, इस पे ये लोग फीड करेंगे। तो ये क्या होगा कि जितनी इनके पास, अब ये 1% मैक्सिमम ट्रैप कर पाए, जितना भी इन्होंने ट्रैप किया वो अपने आप में 100% है, उसका मात्र 10% या उससे कम ही ट्रांसफ़र होगा अगले फूड चेन में, अगले फूड चेन में, या फिर अगले ट्रॉफिक लेवल पे। ये ट्रॉफिक, ये पूरी फूड चेन है, फूड चेन में हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता है। कितना लॉस होता है, 90% या उससे ज़्यादा। मतलब ट्रांसफ़र कितनी होती है, लॉस्ट होती है 90% प्लस, ट्रांसफ़र कितनी होती है, मैक्सिमम 10%। क्लियर। अब इस घास को का ठेका सिर्फ इन्होंने तो ले नहीं रखा, खरगोश लोगों ने, टिड्डे होंगे, ग्रास हॉपर होंगे, गाय हैं, भैंस हैं, हिरन हैं, सब जाने कितने सब ये जितने प्लांट्स वगैरह खाते हैं, हम ह्यूमंस भी खाते हैं। तो ऐसे जब फूड चेन बहुत सारी बन जाती हैं तो उसको बोल देते हैं फूड वेब, ठीक। अब तुम मुझे बताओ, एनर्जी अगर 10% या उससे कम ही ट्रांसफ़र हो रही है तो मतलब कि यहाँ ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। यही होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड इट इज़ ऑलवेज अपराइट। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, पेड़ जो होंगे वो ज़्यादा होंगे संख्या में एज़ कम्पेयर टू खरगोश और अदर हर्बीवोरस, जिनको प्राइमरी कंज्यूमर, इन पे फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इन पे फीड करते हैं टर्शरी कंज्यूमर। हैं तो सब कंज्यूमर ही ना, अपना खाना खुद से तो नहीं बना रहे ना, प्लांट पे डिपेंडेंट है सब, ठीक। खरगोश कम होंगे नंबर पे, सांप और कम होंगे नंबर पर, चील उससे कम होंगे नंबर पे, नहीं नंबर घटता जा रहा है। तो इट इज़ ऑलवेज अपराइट। तो ये गलत क्यों है, गलत इसलिए है कि ये तो तुम्हें अभी एक सिनेरियो दिख रहा है, वो है ज़मीन का, पानी के अंदर अलग सिनेरियो होता है। तुम्हें बता चुके हैं, ये इतना तो पता है ना तुम्हें कि फाइटोप्लैंक्टन, पिछले वीक में देखे थे फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है फाइटोप्लैंक्टन, जो समुद्री जीव होते हैं, जो समुद्र के पेड़ होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। इस पे फीड करते हैं जू प्लैंक्टन लोग, इस पे फीड करते हैं जू प्लैंक्टन, ठीक है, और इस पे फीड करते हैं जो बड़ी बड़ी फिशेस होती हैं। तो इसका नंबर डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे भी अपराइट बन रहा है पिरामिड ऑफ नंबर। तो अपराइट का मतलब है कि नीचे ज़्यादा हैं, फाइटोप्लैंक्टन ज़्यादा हैं, जू प्लैंक्टन थोड़े कम हैं, स्मॉल फिशेस थोड़ी और कम है, और बिग फिशेस और भी कम है। तो ये भी बात सही है। तो गलत क्यों है ये, क्योंकि एक और फूड चेन होती है जिसको हम बोलते हैं DFC, डेट्रिटस फूड चेन। ये जब भाई साहब मर जाएंगे, या फिर ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे, तो बैक्टीरिया लोग, फंगस लोग एकदम तैयार बैठे हैं, हम अपनी फूड चेन चलाएंगे। जब ये लोग डेथ हो जाती है इनकी, चाहे प्लांट हो, चाहे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इन सबको डिकम्पोज करने का काम DFC का होता है, डेट्रिटस फूड चेन उसको बोलते हैं। बैक्टीरिया लोगों का ये काम होता है। बैक्टीरिया लोगों को बोला जाता है डेट्रीवोरस, ठीक है, और ये जो सड़ रहा है मटेरियल उसको बोलते हैं डेट्रिटस। तो इस डेट्रिटस पे फीड करते हैं डेट्रीवोरस। तो ये जो है नंबर कम होता जाता है ऊपर जाते हुए, इसलिए पिरामिड ऑफ जो नंबर है वो अपराइट नहीं, इन्वर्टेड हो जाता है इस केस में। बायोमास की अगर बात कर लें, बायोमास का मतलब होता है ये सारा जितना पेड़ पौधा जितने भी सब लगे हुए हैं ज़मीन पे, इनका मास, उसको बोलते हैं बायोमास। वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर का मास, एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी टर्शरी। लेकिन ये जो होता है बायोमास, यहाँ पे तो अपराइट बन रहा है ना। अभी मैंने बताया इनका ज़्यादा होता है, इनका कम, इनका कम, इनका कम, तो ये अपराइट बन रहा है। यहाँ पे गलत हो गया अपने आप पे, इन्वर्टेड बनता है कहाँ, एक्वाटिक के अंदर, पानी के अंदर बिल्कुल इन्वर्टेड बनता है पिरामिड ऑफ बायोमास वहाँ पे। लेकिन टेरेस्ट्रियल जो बायोम होता है, जो स्थलीय वाला होता है, वहाँ पे ये अपराइट ही बनता है, ठीक है। और ये भी फिर इन्वर्टेड और अपराइट दोनों हो सकता है। ऑलवेज पूछा था तो एनर्जी हमेशा घटती ही है नीचे से ऊपर जाने में, ख़त्म बात। अब यहाँ पे तुम्हारा काम है, तुम रिकॉल करो कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, कब दिया था, इकोसिस्टम किसने दिया था, फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कब टर्म दिया था, इकोटोन क्या है, सेरल कम्युनिटी क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, ये सारी चीज़ें आपका काम है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ठीक है। अब मैं उस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा, अब मैं रिपीट करूँगा जो यहाँ मैंने तुम्हें पढ़ाया वो,
ठीक है। और DFC को भी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि ये बताना है कि कब फास्ट होता है कब स्लो, वो अभी नहीं, अभी बस इतनी चीज़ें ऑब्जॉर्व करनी है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्कवर्ड बाई G.N. रामचंद्रन। क्या डिस्कवर किया था? गोल्गी बॉडीज़ अगर की करी होती तो अभी तक पूरा सेल का सिलसिला आ चुके हैं। बताया तो होता ही मैंने आपको, मैंने बताया था कैमिलियो गोल्गी जी ने किया था। इन्होंने ही न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो बताया था अपने ब्लैक जो इंक स्ट्रक्चर है, ब्लैक इंक जो एक्सपेरिमेंट है उससे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? यही सेल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है? लिविंग होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड या फिर फॉस्फोलिपिड भी उसी को बोलते हैं, प्लस प्रोटीन की। लिपिड प्रोटीन कितना 50-50% दोनों, ठीक है। लिविंग होती है, सेमी परमेबल होती है। वहीं अगर हम बात करें जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो नॉन लिविंग होती है। और किसकी बनी होती है वो डिपेंड करता है, पढ़ चुके। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, इसकी डिस्कवरी करी थी। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? कोलेजन एक तरह का प्रोटीन होता है। हमारी बॉडी में आप ये मान के चलो सबसे अबंडेंट प्रोटीन यही ही होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो कोलेजन है। कहाँ कहाँ है? स्किन में है। जितने भी हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, संयोजी ऊतक हैं, वहाँ तुम्हें देखने को मिलेंगे ये, ठीक है। इसकी डिस्कवरी कब करी थी रामचंद्रन जी ने? 1955 में करी थी। 1953 में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA दिया था। किसने? जल्दी से बताओ कमेंट में। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ सेल की अगर बात करें तो ये दिया था सिंगर और निकोलसन ने, ठीक है। सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ठीक है। और वो किया था वॉटसन एंड क्रेक ने। आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ आप बताएंगे एंड दैट इज़ कि जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? एंड न्यूक्लियस की। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। यूजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर खूब क्वेश्चन पूछे इस बार सिलेक्शन पोस्ट और आई थिंक CPO में भी। यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इन विच डायरेक्शन in which direction will the current flow if the direction of magnetic field is towards north and conductor is moving vertically upward? यूजिंग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आपको बताना है क्या पूछा गया है। उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और कंडक्टर ऊर्ध्वाधर ऊपर, ठीक है। तो अभी पहले समझते हैं लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, तब इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, ठीक। फ्लेमिंग जी का हाथ बड़ा चलता था। फ्लेमिंग जी तुम लोगों की तरह नहीं थे, अपने हाथ का सही इस्तेमाल करते थे वो। लेफ्ट हैंड रूल की अगर बात करें तो चलो राइट हैंड से स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी राइट। तो जो फ्लेमिंग जी का राइट हैंड रूल है, इससे उन्होंने क्या बताया? उससे उन्होंने बताया कि जो जनरेटर होता है, जनरेटर क्या करता है? जनरेटर करता क्या है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इन्होंने ये बोला, एक कॉन्सेप्ट होता है पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, EMI का, जिसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं, जिसको किसने दिया था? विलियम फैराडे ने जी ने दिया था, ठीक है। कब दिया था जरा कमेंट में बताएंगे। तो EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे जी ने दिया। इन्होंने ये बोला कि जब भी हम किसी कंडक्टर को, मान लेते हैं ये कोई कॉइल है, कोई कॉइल है ये, ठीक है, काइंड ऑफ कंडक्टर, इसको अगर हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कहीं पे भी मान लो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है ये, इसको अगर हम आगे पीछे ऐसे मूव करवाएंगे तो इसके अंदर घुसने वाली मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, इसकी वजह से इसमें करंट दौड़ने लगेगा। तो यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जनरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन बताने के लिए। जहाँ पे ये है मोशन, कहाँ पे मोशन करवा रहे हो आप उस कंडक्टर का? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? आपकी जो तर्जनी बोलते हैं ना, पहली वाली फिंगर को तर्जनी बोलते होंगे आई थिंक, है ना। और फिर ये है आपकी मध्यिका, जिसको कि मिडिल फिंगर बोलते हैं, जिसका आप कभी कभी गलत इस्तेमाल करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका है करंट, इंड्यूस करंट दिखाता है, ठीक है। अब कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा कि भाई कैसे नहीं भूलें हम कि कौन क्या है। तो ऐसे याद रखो, मदर फादर चाइल्ड, ठीक है, मदर फादर चाइल्ड, ठीक। और तीनों 90 डिग्री में होने चाहिए। कर लें इसका इस्तेमाल, सभी लोग अपने राइट हैंड को निकालें और अपने सामने लाएं, कहीं और नहीं। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बोलता है कि करंट, क्या ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द करंट फ्लो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड नॉर्थ। यानी कि हमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ है, यानी कि ये वाली जो पहली वाली फिंगर है इसको ऊपर की तरफ पॉइंट कर देंगे आप, नॉर्थ, ठीक है। एंड द कंडक्टर इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड।
कंडक्टर जो है उसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रहा है, मोशन अपवर्ड हो रहा है। तो मोशन अगर अपवर्ड हो रहा है तो पता है आप क्या करेंगे, मोशन अपवर्ड हो रहा है तो ये जो अंगूठा है उसको ऊपर की तरफ करो, और जो तुम्हारी पहली फिंगर है उसको उसको अपने विपरीत, समझ रहे हो, दूसरे के साइड। मतलब कि अब जैसे कि मेरे सामने लैपटॉप रखा हुआ है, तो लैपटॉप की डायरेक्शन में मैंने उस अपनी फोर फिंगर को कर रखा है। इन्हीं मौके में कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि भाई है ना, कि सामने होते तो ज़्यादा समझा पाते अच्छे से। तो यहाँ पे जो फोर फिंगर है वो मेरे लैपटॉप की तरफ है, मेरी तरफ नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। अंगूठा ऊपर की तरफ है, मेरी जो फिंगर है वो उधर की तरफ, लैपटॉप की तरफ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो ऐसे समझ लो ना कि नॉर्थ ऐसे होता है, नॉर्थ इधर को होता है, ठीक है। तो अंगूठा कुछ मेरा इधर की तरफ होगा, ठीक, सॉरी ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, और फिंगर मेरी इधर की तरफ होगी, ठीक है, नॉर्थ। तो पूछ रहा है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, देख लो अभी, ये ठीक है, वेस्ट की तरफ होगा, इधर की तरफ आ रही होगी आपकी, देखो मिडिल फिंगर इधर की तरफ आ रही होगी, टूवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, खत्म। लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोटर क्या करती है, जनरेटर का एकदम उल्टा करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यानी कि विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल में, यांत्रिक में कन्वर्ट करती है। तुमने देखा होगा ना मोटर का इस्तेमाल, ठीक है। मोटर जैसे कि जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या है कि एकदम घट 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 घट, लाइट आ गई, लाइट आ गई, क्या आ गई, लाइट आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्यों? क्योंकि करंट चल गया। क्यों? क्योंकि उसमें कंडक्टर मूव किया होगा मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से करंट आ गया, उसमें लाइट आ गई। इसका उल्टा मोटर करती है। तो इन्होंने बोला कि मोटर में इन्होंने बोला कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, फ्लेमिंग जी ने बोला, करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, और उसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ उस जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वहीं पे उसका मोशन होगा। जैसे मान लो कोई कंडक्टर, इसको मैं इधर की तरफ, कोई बॉल है, इसको इधर की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो इधर की तरफ तो मूव करेगी। तो उन्होंने यही बोला कि जब हम किसी कंडक्टर को एक मैग्नेटिक, और उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट मूव कर रहा है, ठीक है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के तहत लाते हैं तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का, वो बताया था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इलेक्ट्रिक मोटर बताता है। ये क्लियर है इतनी चीज़, भूलिएगा नहीं। कैसे नहीं भूलेंगे, तो याद करो फ्लेमिंग का लेफ्ट, ऐसे याद कर लो अपने दिमाग में कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड है वो बहुत फोर्स लगाता है, राइट में करंट दौड़ने लगता है, ठीक है, और लेफ्ट वाला यूज़ करते हैं मोटर के लिए और राइट वाला जनरेटर के लिए। अच्छा, डायनमो जो होता है वो किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, वो भी जनरेटर या फिर मोटर वाला ही एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है। बताइए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आ गया सभी को? सर ईयर किसका? ओके ठीक है, इसका बताया नहीं था। ओके ठीक है, 1831 ध्यान रखना, ठीक है, 1831 में। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, सही है सही है सही है, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल निशांत। चलो, तो 17 December 1928 भगत सिंह आज़ाद एंड डैश assassinated Saunders, a police officer who was involved in the लाठी चार्ज that has caused the death of लाला लाजपत राय। तो कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु। ये लोग 1928 में ही कौन सी पार्टी बनाए थे, ज़रा बताइए जल्दी से। भगत सिंह ने कौन से एसोसिएशन को फॉर्म किया था 1926 में? भगत सिंह जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम बताइए। और इसीलिए इन लोगों को 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी, इसी के लिए, क्योंकि इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या करी थी। बात यह आती कि सॉन्डर्स की हत्या करी क्यों थी? इसलिए करी थी क्योंकि इसको इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबल माना था। एक्चुअल में साइमन कमीशन करके कमीशन आया था भारत में 1928 में। ये 7 मेंबर्ड कमीशन था। कितने सदस्य थे इसमें? 7 लोग थे, और ये ऑल वाइट कमीशन था। इसका मतलब है कि सारे अंग्रेज थे इसमें।
और ये 1927 में बना था। 1928 में इंडिया में अराइव किया था। साइमन गो बैक के नारे लगे और उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए। उनमें से एक प्रोटेस्ट को लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे थे, तो इनकी लाठी चार्ज करी जेम्स स्कॉट करके एक बंदा था उसने, तो इसको मारना चाहते थे, गलती से ये मर गया सॉन्डर्स, तो इसकी वजह से इन लोगों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को इन द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टायर्स डे, शहीद दिवस। ठीक है, पार्टी की अगर बात करें तो HSRA बनाई थी इन्होंने फिरोज शाह कोटला में। एंड इन्होंने भगत सिंह जी की अगर बात करें तो पंजाब नौजवान भारत सभा, पंजाब नौजवान भारत सभा 1926 में बनाई थी। एंड ऑटोबायोग्राफी है इनकी वाई आई एम अथीस्ट, वाई आई एम अथीस्ट। सर मार्टायर्स डे तो 30 जनवरी को भी मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 30 जनवरी को भी मनाया जाता है क्यों? क्योंकि उस दिन गांधी जी को असैसिनेट किया गया था गोडसे के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए 30 जनवरी को भी मार्टायर्स डे मनाते हैं, 23 मार्च को भी मनाते हैं, दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक है, 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी में चढ़ाया गया था और 30 जनवरी की हत्या करी गई थी गांधी जी की गोडसे के द्वारा। ठीक है, और 1931 में ही फरवरी के महीने में ही गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, जिसमें कि गांधी जी पे ब्लेम लगाया गया था कि उन्होंने फांसी नहीं टलवा पाए, जबकि चाहते तो टलवा सकते थे अपनी डिमांड रख के इरविन के सामने, क्योंकि गांधी जी ने कई सारी डिमांड रखी थी, बट ऑफिशियली तो हम पेपर्स में ही पढ़ते हैं कि गांधी जी ने डिमांड रखी थी इरविन के सामने, बट इरविन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। गांधी जी ने इरविन ने कुछ डिमांड्स मानी थी, जैसे कि उसने ये बोला था कि जितने भी लोगों की प्रॉपर्टी अभी छीनी गई है उनको वापस कर दी जाएगी, लोगों को सॉल्ट बनाने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी थी। और गांधी जी ने भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करी थी। उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM को, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, प्लस हम अगली आने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी वाली है, जो साल के अंत में दैट इज़ 1931 में होगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और इसीलिए जब कराची का अधिवेशन होने जा रहा था कांग्रेस का, कराची सेशन 1931 में, जिसको कि प्रेसाइड करते हैं कौन? सरदार पटेल जी, तो काले झंडे दिखाए गए थे पंजाब नौजवान भारत सभा के द्वारा। कराची सेशन में ही हमने देखा था DPSP के बारे में कि कराची रेजोल्यूशन से ही कहीं ना कहीं DPSP जो हमारी निकल के आई हैं वो यहीं से निकल के आई हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट और नेशनल इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसको लेके रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे इस कराची के अधिवेशन में। और पूर्ण स्वराज का मतलब बताया गया था सबसे पहली बार। पूर्ण स्वराज गोल डिक्लेयर किया गया था कांग्रेस का लाहौर के अधिवेशन में 1929 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेसाइड किया था। बट इसका मतलब दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रीइटरेटेड इन द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस प्रेसाइडेड बाय द सरदार पटेल जी। और इसी में ही बोला गया था, इसी में ही गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था। एंडोर्स का मतलब है कि कांग्रेस ने उसकी सहमति दर्ज कराई थी कि ठीक है, हम सहमत हैं इस चीज़ से और हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और CDM को टेम्परेरली सस्पेंड कर देंगे। कौन सा आर्टिकल है विच टॉक्स अबाउट द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, कि ये ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती और बेगारी। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 23, अनुच्छेद 23 और 24 कलेक्टिवली टॉक्स अबाउट दी प्रोहिबिशन, या फिर हम बोल सकते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट यानी कि एक तरह का नेगेटिव राइट है। हमने DPSP में देखा था कि दोज आर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसको बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 को। ठीक है, 23 में लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हैं। और बेगारी का मतलब होता है बलात् श्रम। बाल श्रम अलग होता है, बाल श्रम है 24 में, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं चाइल्ड लेबर। तो ये चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते हैं, ये चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में राइट है। जहाँ पे 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है उससे नीचे तो क्या ही करवाओगे, लेकिन 6 से 14 साल तक के बच्चों को, यानी 14 साल तक के बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे? हजार्डस जो वर्क हैं, जो नॉन हजार्डस से खतरे वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉन स्कूल आवर्स में। बेगारी का मतलब होता है जहाँ पे आप किसी की मर्जी के खिलाफ काम करवा रहे हैं या फिर काम करवा रहे हैं, उतना मजदूरी नहीं दे रहे हैं। 21 क्या है? इट इज़ टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार। अब आर्टिकल 21 एक बहुत ही वाइड आर्टिकल है, इतना वाइड, इसमें इतने सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू हेल्थ,
राइट टू स्लीप, ये तक राइट है। राइट टू प्रिवेसी, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। तो यानी कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब भी आपको कुछ इस तरह से राइट पूछ ले जो आपको पता है कि ये तो यार मैंने किसी में पढ़ा ही नहीं ना, तो 14 में ना 15 में ना 18 में ना 19 में ना 20 में ना 22 में किसी में नहीं पढ़ा है, ये पता नहीं कौन सा नया तरह का राइट है, तो गो विद द आर्टिकल नंबर 21, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइट्स की लिस्ट है। जैसे ना था राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी हुई हैं। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, कि मान लो कि आपको ये बोल दिया कि आपको 2 साल बाद फांसी होगी, तो भाई वैसे ही तुम मार डालोगे, बेचारा रोज़ सोच सोच के मर जाए कि अब 2 साल बाद फांसी होगी, ठीक है। तो मतलब ये भी इसको बोलते हैं डिलेड एग्जीक्यूशन, तो उसके अगेंस्ट राइट है। तो आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे राइट हैं इसमें आर्टिकल 21 में, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसी से ही हमारा डील करता है मेनका गांधी केस, मेनका गांधी केस और AK गोपालन जो केस है वो इसी से ही डील करते हैं, दोनों केसेस ध्यान रखिएगा। इसी में लिखा हुआ है कि राइट टू मूव अब्रॉड, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश से भारत आ सकते हैं। 32 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 32, इसी आर्टिकल को, इसी अनुच्छेद को अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। एक चीज़ हम ये पढ़ के आ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, कौन से पार्ट में है, पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से 35। कहाँ से लिए हैं, US से। कितने हैं, 6 हैं, पहले 7 थे। और कौन से, किसको हटाया है, कौन से अमेंडमेंट से हटाया है, कहाँ है अभी, वो आपको रिकॉल करना है। हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, ये अंबेडकर जी ने बोला था कि हमारे संविधान के हृदय व आत्मा है। क्यों बोला था, क्योंकि पहली बात तो ये है क्या, इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार हिंदी में। अगर आपके मौलिक अधिकारों का, जो भी 5 मौलिक अधिकार हैं, अगर उनका हनन हो जाता है तो आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके, यानी 6वें का यूज़ करके आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है 5 तरह की रिट्स को इशू करता है। ये जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं हमने UK के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। अभी रिट्स मैं बता नहीं रहा हूँ कौन कौन सी हैं, नहीं तो वो ज़्यादा डीप हो जाएगी, फिर मुझे मतलब भी बताना पड़ेगा। तो अभी के लिए 5 रिट हैं, UK से ली हैं, सुप्रीम कोर्ट इनको इशू कर सकता है 32 के तहत, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 226 का यूज़ करके इशू कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये 226 में आता है तो ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। और हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो वाइड होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने तुमसे भी क्या पूछा था, कौन से राइट को हटाया गया, तो वो राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति के अधिकार को। किस अमेंडमेंट से हटाया गया, 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 से हटाया गया। कहाँ है, पार्ट नंबर 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल नंबर 300A में, अनुच्छेद 300 का में। पहले फंडामेंटल राइट था बट अभी लीगल राइट है, लीगल राइट है। तो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन इस सेंस में वाइड है कि ये ना सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए अपने रिट पावर का यूज़ कर सकता है, बल्कि लीगल राइट को इन्फोर्स करने के लिए भी अपनी रिट का यूज़ कर सकता है, ठीक। और 27 की बात कर लेते हैं जरा लगे हाथ कि अनुच्छेद नंबर 27 में क्या लिखा हुआ है। तो 27 में लिखा हुआ है कि फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, यानी कि धर्म, किसी एक धर्म के प्रचार के लिए आपसे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, ठीक है। तो रिलीजन, एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लगाया जा सकता, यानी किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, आर्टिकल 27। क्योंकि हमें पता है 25 से लेकर 28 तक के जो राइट्स हैं इनको हम राइट टू रिलीजियस फ्रीडम बोलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बोलते हैं इनको हम। हमारे जो 6 राइट हैं उसमें 14 से 18 है राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 तक है राइट टू फ्रीडम, 23-24 अभी बताए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 तक रिलीजियस फ्रीडम, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा के अधिकार, और 32 बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों के अधिकार, ठीक। तो उसमें से जो 27 है वो क्या है, वो बोलता है कि धर्म के नाम पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। 7 थाला फॉर अ रीज़न, टी से थाला, टी से टैक्सेस। यू श्रीनिवास वॉज अ डैश प्लेयर हु वॉज अवॉर्डेड विद द पद्मश्री इन 1998। तो पहले तो ये ध्यान रखना, 1998 में इनको पद्मश्री मिला था यू श्रीनिवास जी को। किसके लिए, मैंडोलिन के लिए मिला था, ठीक। वो वीणा की बात करें, वीणा के कौन कौन से एक्सपोनेंट्स हैं, तो सबसे तो हमारे इंपॉर्टेंट है APJ अब्दुल कलाम जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बताएंगे जरा, APJ अब्दुल कलाम जी की। और कौन है, समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे प्रमुख शासक था। इसको एक्चुअल में कॉइन्स में वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है,
ठीक है। इसी का कोर्ट पोएट था हरिसेन, ठीक है, जिसने कि इसके लिए क्या कंपोज की थी, जिसने इसके लिए प्रयाग प्रशस्ति कंपोज की थी, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति कंपोज की थी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें इसका और क्या टाइटल था, इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जो है बोला था किसने, V.A. स्मिथ करके एक हिस्टोरियन हुआ ब्रिटिशर विंस्टन आर्थर स्मिथ, उसने बोला था ये, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और नाम याद रखना है, दैट इज़ औरंगज़ेब, ठीक है, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब भी एसोसिएटेड है वीना से, थोड़ा सा बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हाँ एसोसिएटेड था ये, ठीक है। तबला, तबला तो हम देख चुके हैं, क्या प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। अल्लाह रखा, उनके बेटे जाकिर हुसैन, स्वपन चौधरी, प्यारेलाल शर्मा, निखिल घोष, विक्रम घोष, ठीक। वॉयलिन, वॉयलिन के भी देख लेते हैं। तो वॉयलिन की बात करें तो इसमें ज़्यादातर साउथ इंडिया के मिलेंगे, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है नाम वीजी जोग, NR मुरलीधरन, ठीक है, NR मुरलीधरन, MS गोपाल कृष्णन, MS गोपाल कृष्णन, लालगुड़ी जयराम, ठीक है, लाल गुड़ी जयराम। तो ये ध्यान रखना है, मुरलीधरन, जय कृष्ण, गोपाल कृष्णन, जयराम, ठीक है। तो जो साउथ इंडिया के नाम है वो थोड़े वॉयलिन से एसोसिएटेड है। बाय विच अमेंडमेंट वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया था 21 से 18। अमेंडमेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन में हमें करना होता है, जब हमें किसी चीज़ को ऐड, डिलीट या चेंज करना होता है, ये आर्टिकल नंबर 368 में आता है, अनुच्छेद नंबर 368 इन दी पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 20 में। अमेंडमेंट 3 तरह का हो सकता है, या तो वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है, साधारण बहुमत से हो सकता है, या स्पेशल मेजोरिटी यानी कि विशेष बहुमत से हो सकता है, या फिर स्पेशल प्लस रैटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और एटलीस्ट आधे राज्य, 28 राज्य हैं भारत में, नहीं 14 से आपको सहमति लेनी पड़ेगी। ये जो सिंपल वाला है इसको हम आर्टिकल नंबर 368 के तहत अमेंडमेंट डील करते ही नहीं हैं। यानी आर्टिकल 368 के तहत कितने अमेंडमेंट आते हैं, 2। कहाँ से लिए हैं अमेंडमेंट के प्रोसीजर को, किस कंट्री से बोरो किए हैं, साउथ अफ्रीका से बोरो किए हैं। अभी तक कितने हुए हैं, 106 हुए हैं, और मैं बता चुका हूँ 100 से लेके 106 वाले अमेंडमेंट हम पिछले वीक में कवर कर चुके हैं। वोटिंग एज, और कौन से अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, तो 21 से 18 डिक्रीज़ की गई 61st अमेंडमेंट जो कि 1988 में हुआ, लेकिन लागू 1989 में हुआ। और इसी वजह से ही 1989 में, इसी वजह से ही क्योंकि बहुत सारे नए वोटर्स आ गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम बढ़ गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकेम अ मल्टी मेंबर्ड बॉडी। पहली बार मल्टी मेंबर मतलब पहले सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती थी, जैसे आज कैग है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से 151, वैसे ही पहले ECI भी हुआ करता था, सिंगल मेंबर्ड बॉडी। लेकिन अब ये 1989 में पहली बार मल्टी मेंबर्ड बॉडी बन गया, और तब से मल्टी मेंबर्ड बॉडी ही है ये। 1+2, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, ज्ञानेश कुमार एक तो हो गया हमारे, और सतनाम सिंह संधू, ठीक है, ये 2 लोग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, और राजीव कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। पार्ट नंबर 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ हो गई। 21 से 18 कब डिक्रीज़ करी, क्या मैंने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, हाँ 21 से 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मिनिमम एज कुछ हम डील कर लेते हैं। मिनिमम एज जैसे कि वोटिंग के लिए तो 18 है, पहले 21 होती थी। पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, देश का राष्ट्रपति बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए और राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए होती है। तो पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए 21 साल चाहिए होती है, लोकसभा के लिए 25 साल चाहिए होती है, राज्यसभा के लिए 30 साल चाहिए होती है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए चाहिए होती है 35 ईयर्स ऑफ एज। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पूछा था, हाँ, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये है आपका 42nd अमेंडमेंट। अब कुछ अमेंडमेंट याद तो आ रहे हैं, लेकिन मैं जानबूझ के अभी नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि 52nd अमेंडमेंट हो गया, 1st अमेंडमेंट हो गया, 91st अमेंडमेंट हो गया, लेकिन क्योंकि वो जब कोई चीज़ वो पर्टिकुलर चीज़ देखेंगे वहाँ पर डील करेंगे उसको, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग कुशान किंग्स वॉज द फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी, याद करो, मैंने बताया था ये सेंट्रल एशिया था, यहाँ से आपकी 3 ट्राइब्स आई थी। एक तो इंडो ग्रीक्स आए थे, शाकाज आए थे, ठीक है, जिनको स्काइथियंस बोलते हैं, एंड कुशान आए थे। इंडो ग्रीक से मियंडर याद आनी चाहिए, मिलिंद पन्हो याद आनी चाहिए, नागसेन याद आनी चाहिए जिनके साथ डायलॉग किया था, पहला गोल्ड कॉइन याद आना चाहिए जो इंडो ग्रीक ने इंट्रोड्यूस किया था, और पहले कॉइन्स जिसमें कि रूलर की फ़ोटो इंस्क्राइब्ड थी वो याद आनी चाहिए जो इंडो ग्रीक्स लेके आए थे।
कुषाण डायनेस्टी मैंने बताया था सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। कुजुल कटफिशियस इसके फाउंडर थे और जो कनिष्क जो थे सबसे पावरफुल रूलर थे। इनके रिगार्डिंग क्या पढ़ा था याद करो, चौथी जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथी बुद्धिस्ट बौद्ध संगीति, जहाँ पे बुद्धिज़्म धर्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान महायान, उसको इन्होंने पैटर्नाइज किया था। प्लस इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी, शक एरा, कब 78 AD में, 78 ईस्वी में। ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। What is the percentage share of population working in agricultural sector as per the census of India 2011? एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अब ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें तो हमारा जो सेक्टर होता है इकोनॉमी में, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। किस बेसिस पे कि किस तरह का काम किया जा रहा है। प्राइमरी सेक्टर में जो नेचर से डायरेक्टली इन्वॉल्व एक्टिविटीज़ होती हैं उनको किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया। जैसे कि अगर आप खदान माइनिंग एंड क्वेरिंग कर रहे हैं, आप फिशिंग कर रहे हैं, मछली पालन, तो डायरेक्टली नेचर से जुड़े हुए हैं। आप वुड कटिंग कर रहे हैं, आप सेरीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हॉर्टिकल्चर वाला एक करेक्शन कर लेना कि हॉर्टिकल्चर में फ्लावर के साथ साथ अगर वेजिटेबल और ये सब पूछ लेगा, फ्रूट और वेजिटेबल, तो हॉर्टिकल्चर होगा, ठीक है। सिर्फ फ्लावर और ऑर्नामेंटल प्लांट पूछेगा तो फ्लोरिकल्चर होगा, ठीक है। तो सेरीकल्चर क्या था? सिल्क का प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, फिशिंग, सेरीकल्चर, ये सब प्राइमरी हो गए। अब अगर इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करके इसको फिनिश्ड गुड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो जहाँ करेंगे उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और उस चीज़ की हम क्या कर रहे होंगे? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए इस सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूध हमने निकाला भैंस से, उसको हम क्या करेंगे? उसको पनीर बनाएंगे, उसका दही बनाएंगे, ठीक है। अमूल के पास जाएगा वो, ठीक है, जिसके पास भी। तो क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, फिनिश्ड गुड बन रहा है। माइनिंग क्वेरिंग कर रहे हैं तो किसी और की कर रहे होंगे, मान लेते हैं बॉक्साइट निकाल रहे हैं, बॉक्साइट एल्यूमिनियम की ओर होती है, एल्यूमिनियम को फिर फिनिश्ड एल्यूमिनियम हम वो उससे निकालेंगे। फिशिंग है तो फिशिंग को उसको हम, आपने देखा होगा आजकल काफ़ी सारी, एक एल करके कंपनी है, एल से नाम उसका शुरू होता है, लिपिक करके पता नहीं क्या नाम उसका, तो वो फिशेज़ में डील करती है। तो क्या है वो उस चीज़ को क्या कर रहे हैं? सप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करके, ठीक है। सेरीकल्चर में सिल्क बन रहा है, उससे कॉटन बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या इसको तुम छू सकते हो? ना। कि जो लॉयर सर्विस दे रहा है, जो बैंकर सर्विस दे रहा है, टीचर, लॉयर, बैंकर, ये सब क्या है? ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। इसको हम इंटैंजिबल नेचर का होता है, इसको आप छू नहीं सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी हो गया। हॉस्पिटैलिटी का मतलब जैसे कि आप कहीं जाते हैं होटल वगैरह में तो हॉस्पिटैलिटी हो गया, ठीक है। आपको जो ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किसी चीज़ का होता है, वो भी सर्विस सेक्टर में, फिर टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई ताकि आप सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी समझ सकें। है क्या? इंडिया का एग्रीकल्चरल सेक्टर ने भर के एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। 2001 के हिसाब से अगर बात करें, 2001 के हिसाब से, तो 54.6% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो 24.3% यानी 0.243। टर्शरी सेक्टर में बात करें तो 21.1%। लेकिन अब अगर मैं बात कर लूँ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कल पढ़ाऊँगा GVA क्या होता है। अभी के लिए कि कितना, मतलब कितना GDP में कंट्रीब्यूशन है, ऐसे समझ लो। एग्रीकल्चर का सबसे कम है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रोजगार हैं, लेकिन सबसे कम क्या है? कंट्रीब्यूशन है। कितना? 20.9% है, ठीक है। कितना है? 20.9%। इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 25.92% है। टर्शरी का कितना है? 54% है। यानी जिसने सबसे कम एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रखा है, एंड जिसने सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उसने सबसे कम कंट्रीब्यूशन दे रखा है। मेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है 2011 के सेंसस के हिसाब से? ये भी आपको पता होना चाहिए। मेल है 53.26%। ये डेटा भले ना रटा हो, 24.3, 21 तो रट लेना है, 54.6 और ये सब, लेकिन ये मेल और फीमेल का रट लेना है इसको अच्छे से। 53.26% और 25.5%, यानी लगभग आधा है। इसका मतलब है कितने मेल और कितने फीमेल वर्क फोर्स, यानी जो काम कर रहे हैं लोग, उनमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 53.2 फीमेल लोग ले रहे हैं और फीमेल में 25.5%।
पिछले वीक में हमने देखा था ये मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं और मेन वर्कर कौन होते हैं, ज़रा बताना कमेंट में। और प्राइमरी सेक्टर की जॉब्स होती हैं इनको रेड कॉलर जॉब्स बोलते हैं, इनको ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, इनको वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। मार्जिनल वो होता है जो 183 दिन या फिर 6 महीने से कम दिन के लिए रोज़गार मिलता है उसको, और 183 दिन यानी 6 महीने उससे ज़्यादा के लिए किसी को रोज़गार मिला हुआ है, मेन वर्कर कहलाता है। 16th, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वॉर दी मराठाज अ मेजर चैलेंज टू दी सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स? हुमायूं, बाबर, औरंगज़ेब, जहांगीर। यानी किसने किस मुग़ल रूलर के एल लगा दिए थे मराठाओं ने? औरंगज़ेब के। 30 मार्क कहाँ समझ रहा था खुद को? समझ नहीं रहा था। शिवाजी बैठे हुए हैं साउथ में, मराठा किंगडम के पहले, एक तरह से बोलते हैं मराठा किंगडम को इन्होंने इस्टेब्लिश किया, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इनकी मदर का नाम था जीजाबाई, पता होना चाहिए आपको, एंड इनके फादर का नाम था शाहजी। एक ट्रीटी साइन होती है, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ध्यान रखना, कब? 1665 में, 1665। किसके बीच में? छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बीच में और राजा जयसिंह वन। ये जो राजा जयसिंह वन था ये कछवार रूलर, जो कछवार राजपूत हैं वो रूलर था, रूलर ऑफ अम्बेर। अम्बेर में कछवार जो राजपूत रूलर थे उनका रूल था और उसी का ये रूलर था। ये औरंगज़ेब को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है, औरंगज़ेब को रिप्रेजेंट कर रहा था। ट्रीटी साइन होती है जिसके तहत कुछ, मतलब हमें डीप में नहीं जाना है क्या क्या हुआ। जैसे शिवाजी ने बोला ठीक है हम इतने जो किले हैं अपने हम उनको आपके हवाले करते हैं और आपको हमारी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी होगी कि मराठा में हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। तो इस तरह से हुई थी ट्रीटी। लेकिन औरंगज़ेब घटिया आदमी, इसने इनको बंदी बना लिया शिवाजी को, मतलब ट्रेचरसली। शिवाजी तेज आदमी, बच निकले वहाँ से, और इन्होंने 1674 में खुद को इंडिपेंडेंट रूलर मराठा किंगडम का घोषित कर दिया, 1674 में, ठीक है, राजगढ़ का जो फोर्ट है वहाँ पे। तो ये इन्होंने खुद को क्राउन किया। तो ये औरंगज़ेब था। औरंगज़ेब एक्चुअल में इसकी डेथ होती है 1707 के टाइम पे। इसने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि यहाँ पे साउथ में चला जाए लेकिन जा नहीं पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जब डेथ हो गई तो इनके बेटे संभाजी महाराज हैं शिवाजी के, उनकी भी हत्या करवा दी औरंगज़ेब ने बड़ी ही निर्मम तरीके से। मराठा और गुस्सा आ गए और ये बेचारा खुद भी वहीं मर गया ये, ठीक है। और इसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये मेरी गलती है, और यही कारण था कि क्यों मुग़ल एम्पायर का ये लास्ट प्रोमिनेंट रूलर था। इसके बाद यहाँ से मुग़ल शासन ख़त्म हो गया क्योंकि ये 20 साल तक वापस गया ही नहीं दिल्ली, इसलिए, ठीक है, औरंगज़ेब। और औरंगज़ेब का बड़ा भाई था दारा शिकोह, जिसको कि इसका अब्बू जान यानी औरंगज़ेब का अब्बू कौन था? शाहजहाँ। वो चाहता था दारा शिकोह बने, लेकिन बना कौन? औरंगज़ेब। क्यों? क्योंकि 2 बैटल हुए, बैटल ऑफ धर्मत एंड बैटल ऑफ सामूगढ़, जिसके थ्रू औरंगज़ेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया, ठीक है, इन दोनों बैटल्स में, ठीक है सर। हाँ तो रुक जाओ भी बस, ठीक है, 4 क्वेश्चन और बाकी है, करंट अफेयर भी करेंगे, ठीक है। तो बैटल ऑफ धर्मत और बैटल ऑफ सामूगढ़ में इसको दारा शिकोह को हराया, ठीक है। ये रफली वही हुए थे 1658 के टाइम पे, ठीक है, 1658 और 1659 में, क्लियर। फिर अगर हम बात करें जहांगीर की नहीं करते हैं, हुमायूं और बाबर की थोड़ी सी कर लेते हैं, ठीक है। हुमायूं कौन है? हुमायूं अकबर का फादर है। हुमायूं ने रूल कब किया? चले पहले तो बाबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाबर तो फाउंडर ही था मुग़ल डायनेस्टी का। ही वॉज दी फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर, पूरे मुग़ल एम्पायर का फाउंडर था ये। कब? 1526 में। हमें पता है क्या हुआ था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें किसने किसको हराया, किसकी फोर्सेस को हराया, रिकॉल करिए। देन 1527 में होता है, 1528, 1529, बैक टू बैक 4 बैटल लड़ता है। यहाँ से तो मुग़ल एम्पायर को उसने फाउंड किया, लेकिन इस्टेब्लिश किससे किया? तो ये बैटल ऑफ पानी पिया, फिर खाना खाया, चंदा लिया और घर को चला गया घाघरा पहन के। घाघरा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। 15, 26, 27, 28। इसमें किसको हराया? पहले वाले में तो इब्राहिम लोदी को हराया, दूसरे वाले में खाना खाया राणा सांगा जी के साथ। राणा सांगा जी मेवाड़ के राजा थे, सिसोदिया राजपूत रूलर थे। बैटल ऑफ इन्हीं के ही पोते थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने बाबर के पोते अकबर के साथ वॉर लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में।
बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी किससे चंदा किससे लिया? मेदिनी राय से, ठीक है, राय से इसने चंदा लिया, इसने राय दी, एडवाइस दी, ठीक है। और घाघरा अफगान, जो ईस्टर्न अफगान थे, लोधी वगैरह जो थे, उनसे लड़ाई इसने, बैक टू बैक 4, और 1530 में मर गया। 4 साल तक रूल रहा इसका, 1526 से लेकर 30 तक। इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और मैंने बताया था कि ये 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। ये फरगना जहाँ का ये एक्चुअल में था, उज़्बेक थे ना ये लोग, मंगोल थे, उज़्बेकिस्तान वाले रीजन से ये लोग आए थे, ठीक है, ये वहीं से आए थे। और ख़ुद को किसका डिसेंडेंट बताते थे? चंगेज़ खान और तैमूर का। तैमूर को बताते थे कि फादर साइड से तैमूर के डिसेंडेंट है और मदर साइड से चंगेज़ खान के डिसेंडेंट है। फिर वहाँ से इसको भगा दिया गया तो ये इंडिया की तरफ आया। हुमायूं इसका बेटा था, जिसने 1530 से लेकर पहले 1540 तक रूल किया, देन 1555 से लेकर 1556 तक रूल किया। कारण उसका क्या है? क्योंकि कारण है कि इसको भगा दिया था शेर शाह सूरी ने, 2 बार भगाया इसको, 2 बैटल्स में इसको हराया। वो 2 बैटल कौन कौन थे शेर शाह सूरी में जिसने भगाया? एक तो बैटल ऑफ आपका चौसा था, जो कि 1539 में हुआ, 1539 में, और एक बैटल ऑफ कन्नौज था, जिसको कि हम बैटल ऑफ बिलीग्राम के नाम से भी जानते हैं, 1540 में कन्नौज और बैटल ऑफ बिलीग्राम, ये 2 बैटल्स में हराया था, ठीक है, यह तो लिख दिया है। एंड इसके बाद हुआ कि जब हरा दिया तो पूछा था अभी सीपीओ एग्ज़ाम में कि हुमायूं कहाँ भागा? ईरान भागा। ईरान को पहले क्या बोलते थे? पर्शिया, पर्शियन किंगडम में भागे। वहाँ पे सफ़ाविद डायनेस्टी थी, वहाँ पे जाके इसने शरण ली। जब पता चला शेर शाह सूरी मर गया तो वापस आया ये। 1 साल तक रूल किया, लाइब्रेरी से गिरने की वजह से मृत्यु हो गई इसकी। देन आता है अकबर, जिसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हुमायूं का ओरिजिनल नेम क्या था? इसका नाम था मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग, ठीक है, बेग याद रखना, मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मिर्ज़ा नसीरुद्दीन बेग। नॉट कंसिडर्ड अ मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनमें से किसको हम निम्नलिखित में से किसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की विधि नहीं माना जाता है? एक्सट्रैक्शन, रिसाइकलिंग, टेरेस फार्मिंग या फिर एफॉरेस्टेशन। रिसाइकल तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को बार बार हम रीयूज़ करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं वेस्ट है, वेस्ट को फिर से रिसाइकल करके हम यूज़ कर लेते हैं, तो इससे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंजर्व होते हैं। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस फार्मिंग में जैसे कि आपने हिली एरियाज़ में अगर आपने कभी देखा हो, इस तरह से टेरेस बना दी जाती हैं, सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं, इस पर फार्मिंग की जाती है। क्यों की जाती है टेरेस बना के? सो दैट वाटर, क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है ज़्यादा, तो बारिश की वजह से चांसेस होते हैं सॉइल इरोजन के। सॉइल में भी 2 तरह के इरोजन होते हैं, एक तो होता है शीट इरोजन और एक होता है गली इरोजन। शीट का मतलब पूरी की पूरी परत निकल रही है, जैसे अभी बहुत भयंकर बारिश हो रही है इस समय, तो पूरी की पूरी परत, ढलान है तो पूरी की पूरी परत जाती है। और गली देखने को मिलता है चंबल नदी पे। अभी डीप पे नहीं जा रहा हूँ उसमें, लेकिन ध्यान रखना गली इरोजन चंबल नदी करती, कैसे करती है बाद में पढ़ेंगे। तो ये जैसे कि टेरेस बना देंगे तो ये सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए कुछ और भी होते हैं चीज़ें, जैसे शेल्टर बेल्ट बना देना। शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि ये खुला इलाका है, पूरा खुला इलाका है, ठीक है, खुला इलाका है ऐसे, तो यहाँ पे बहुत भयंकर साएँ साएँ करके हवा चलती है। तुमने दोपहरी में देखा होगा, साएँ साएँ ऐसे करके हवा चलती है। तो साएँ साएँ करके जो हवा चलती है उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे पेड़ों की पूरी एक बेल्ट लगा देते हैं। बेल्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरे पेड़ लगा दिए, इसकी वजह से हवा जो है उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। तो शेल्टर बेल्ट भी प्रिजर्व करता है। इसी तरह कॉन्टूअर बंडिंग एक चीज़ होती है। कॉन्टूअर बंडिंग क्या होती है? वो भी सॉइल इरोजन, ये भी सॉइल इरोजन रोकने के लिए, ये भी सॉइल इरोजन के लिए रोकने के लिए, और कॉन्टूअर बंडिंग जो होती है वो भी सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। जैसे ढलान है, हमें सीढ़ी नहीं बनानी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ बैरियर लगा देंगे, कुछ घास फूस इस तरह से, और मान लेते हैं कि पत्थर ले लिए, उसमें घास वास बीच बीच में रख के, सो दैट पानी का फ्लो थोड़ा रुक जाए, उसको कॉन्टूअर बंडिंग बोलते हैं। और मल्चिंग पूछ ले कभी, मल्चिंग क्या चीज़ होती है? मल्चिंग, तो मल्चिंग को सॉइल इरोजन नहीं, सॉइल का मॉइस्चर रोकने के लिए इसको प्रैक्टिस किया जाता है। जहाँ पे जो पराली होती है, पराली तो समझते हो ना, जैसे धान कटी तो धान का जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है उसको हम पराली बोलते हैं हिंदी में। तो रेसिड्यू को, जो ऑर्गेनिक मैटर है एक तरह का, उसको हम पड़े रहने देते हैं सॉइल में, जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं होता है। ये होता है मल्चिंग। एक्सट्रैक्शन ये कुछ नहीं होता। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। एफॉरेस्टेशन तो इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग। ये हमारे सॉइल इरोजन को रोकता है। एफॉरेस्टेशन कैसे कि भाई मान लेते हैं जैसे आजकल खूब बारिश हो रही, तो आप देखते हैं लैंड स्लाइड वगैरह एक्टिविटी देखते हैं, लेकिन अगर लैंड स्लाइड क्यों हो रही है? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आप पेड़ काट रहे हो,
अगर तुमने कभी पेड़ की जड़ देखा, एक छोटा सा पेड़ होता है, गमले में उसको लगाओ तो जब निकालो तो पूरी की पूरी मिट्टी उखाड़ लेता है, पूरी की पूरी मिट्टी निकाल के इतनी भयंकर जड़ें उसकी फैल चुकी होती हैं कि पूरी मिट्टी के साथ वो निकलते हैं, पूरी मिट्टी के साथ। तो सोचो जो बड़े बड़े पेड़ होते होंगे कितने पार्ट ऑफ लैंड को जकड़ के रखते होंगे वो, तो लैंडस्लाइड को बचा लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन करोगे तो लैंडस्लाइड होगी। एवलांच क्या होता है? एवलांच जो पहाड़ों में जहाँ बर्फ़ होती है, बर्फ़ जब गिरती है उसको एवलांच बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस एज आर यूजुअली प्लेस्ड इन दी विच सेक्टर? सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को आमतौर पर किस क्षेत्र में रखा जाता है? ग्लेशियर्स वगैरह, बिल्कुल। प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, जॉइंट। तो इसको बोलते हैं जो स्ट्रैटेजिक और नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, पब्लिक सेक्टर में बोलते हैं। और पब्लिक सेक्टर की अगर हम शेयर होल्डिंग, पब्लिक का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, मेजर हिस्सेदारी। मेजर का मतलब होता है 51% या उससे ज़्यादा। और अगर इससे ज़्यादा प्राइवेट को दे देते हैं तो उसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की हमने शेयर होल्डिंग प्राइवेट के हाथ में दे दी। जो गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है चीज़ों का। कोऑपरेटिव्स क्या होता है? तो कोऑपरेटिव्स कुछ लोग साथ में मिल के, जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं कि कुछ काम करते हैं और एक दूसरे को फंड करेंगे और एक तरह से उद्यम करते हैं, उनको कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, सहकारी बोलते हैं। इससे एसोसिएटेड हमारा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? 97वां नंबर। इसको हमेशा याद रखना, जब भी कोऑपरेटिव पूछ ले 97वां अमेंडमेंट ही आंसर होगा। क्या क्या इसने किया है? इसने पार्ट नंबर 9B, भाग नंबर 9 खा को जोड़ा है। इसने पार्ट नंबर 9B के अलावा और क्या किया है? इसने आर्टिकल नंबर 43B, जो कि एक DPSP है, उसमें फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बोला है कि स्टेट को कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्मेशन को बढ़ावा देना है। प्लस आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, जो कि फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, उसी में जोड़ा फॉर्मेशन ऑफ एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसको एक फंडामेंटल राइट बनाया, मौलिक अधिकार। तो कोऑपरेटिव मतलब 97वां अमेंडमेंट। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, अखम लक्ष्मी देवी वॉज ऑनर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर विच ईयर? तो अखम लक्ष्मी देवी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला किस 2018 मिला, मतलब किस डांस के लिए मिला? तो ये मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में बताई थी, जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था, कि जहाँ पे आपको देवी देखने को मिल जाए सरनेम में, आंसर मणिपुरी ही होगा। एग्जाम्पल ले लो, बिंबावती देवी, ठीक, गांबिनी देवी। तो देवी दिख जाए सरनेम में, सीधे मणिपुरी मारा तुमने। मणिपुरी कहाँ का क्लासिकल डांस है? बहुत आसान है, मणिपुरी और ओडिसी तो सबसे आसान है, मणिपुर का। वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, ये चीज़ें देख चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा रिपीट नहीं की तो इसलिए फिर से लिख रहा हूँ। अब नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, अब सिर्फ हम ओरली रिवाइज करेंगे। जागोई एंड चोलोम याद होना चाहिए, इससे एसोसिएटेड है। चोलोम में हम एक पुंग चोलोम बोलते हैं। पुंग क्या होता है? पुंग मतलब एक ढोलक टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, पुंग चोलोम। चोलोम ही इसके मैस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है। मणिपुरी वैष्णवाइट है, देख चुके हैं। मणिपुरी एक इंट्रोवर्टेड फॉर्म ऑफ डांस है। और कौन है? एक तो गुरु बिपिन सिंह है, ये जो क्या बोलते हैं, बिंबावती देवी हैं, गुरु बिपिन सिंह की ही बेटी हैं। इनको टाइटल ऑफ हंजाबा दिया था किसने? मणिपुर के राजा थे, उन्होंने इसका टाइटल दिया था। और कौन एसोसिएटेड है? दर्शन झावेरी, निर्मला मेहता, ठीक है, निर्मला मेहता एसोसिएटेड है, ठीक। अब सत्तरिया के बारे में तो सब कुछ पता ही है, इसको फिर से रिपीट करना मतलब टाइम वेस्ट करना, इतने बार हमने देखा। चलो एक बार और करते हैं। असम का है गुरु शंकर देव, भावना अंकिया नाट, चालू झुमरा नाडू भांगी। इसी की तरह ही आपका वैष्णवाइट फॉर्म ऑफ डांस है, ठीक है। सत्तरिया की अगर बात करें, मतलब एक्सपोनेंट की अगर बात करें, गुरु घनाकंटा बोरा, मनीराम दत्ता, भूपेन हज़ारिका। भूपेन हज़ारिका को भारत रत्न मिला 2019 में। तो ये सारी चीज़ें हम सत्तरिया के रिगार्डिंग पढ़ चुके हैं। और बोरगीत गाने गाए जाते हैं। और एक मैंने आपको पिछले आई थिंक लास्ट लेक्चर में मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी, अगर आप रिकॉल कर सकें। आई थिंक लास्ट लेक्चर का लास्ट टाइप ही कुछ क्वेश्चन था, याद आ रहा है कुछ आपको? जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपको मोहिनी यट्टम के बारे में बताता हूँ। तो मणिपुरी देख लिया, भरतनाट्यम देख चुके हैं, अब हम एक और क्लासिकल डांस आज करने वाले हैं और उसका नाम है मोहिनी यट्टम। मोहिनी यट्टम जो है ये केरल का क्लासिकल डांस है। केरल एकमात्र राज्य है जहाँ से 2 क्लासिकल डांस है। 8 क्लासिकल डांसेज है, उनमें से 2 सिर्फ केरल के पास ही हैं। माटी अखोरा, ये हुई ना बात, ठीक है, माटी अखोरा
सबने सही आंसर दिया, मतलब सब लोग रिवाइज कर रहे हैं। माटी अखोरा सत्तरिया से एसोसिएटेड है। तो ये कहाँ का है? केरल का। अब इसके पीछे की लंबी स्टोरी है, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोहिनी है, ये विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार रखा था, यानी फीमेल का अवतार रखा था। और उसमें जो असुर लोग थे उनको असुर लोग को मोह लिया था, नाच नाच के मोह लिया था विष्णु जी ने। तो इसीलिए इसको हम डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस बोलते हैं। एक बार पूछ चुका है कि विच डांस इज ऑल्सो नोन एज डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस। डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस मतलब अ ब्यूटीफुल वेमेन। तो वेमेन का इन्होंने अवतार रखा विष्णु जी ने। और इसीलिए ये जो एयर, जो हमारे पंचतत्व होते हैं उसमें से एयर को दिखाता है मोहिनीअट्टम, और ये लास्ट से स्टाइल को दिखाता है। ठीक है, लास्ट से क्या होता है? लास्ट से आपका एक फेमिनिन एस्पेक्ट होता है। दो तरह के एस्पेक्ट होते हैं, एक तांडव होता है और एक लास्ट से होता है। तांडव फेमिनिन एस्पेक्ट को दिखाता है, शिव जी से एसोसिएटेड है। लास्ट से पार्वती जी से एसोसिएटेड है। पार्वती जी से एसोसिएटेड एक फेस्टिवल है, ध्यान रखना, गंगौर नाम है उसका, गंगौर। उसको राजस्थान वगैरह में सेलिब्रेट करते हैं। खैर उसको हटाओ। तो ये फेमिनाइन एस्पेक्ट को दिखाता है, लास्ट से स्टाइल है। एंड ये विष्णु जी से, तो ये आपका ये भी वैष्णवाइट फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि हमारे कौन से हैं? सत्तरिया और मोहिनीअट्टम है। अब इसके एक्सपोनेंट देख लेते हैं बस। और ये जो एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला, एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला, उसमें भी मेंशन है ये, अदर देन नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र किसने कंपोज किया बताइए? इसके हैं, इस तरह से हम याद करते हैं। ए मोहिनी, गोपी के कान में जाके सुना, गोपी के कान में जाके सुना। तो उसने पूछा क्या सुनाना है? तो उसने बोला जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण की अम्मा, ये सुना दो जाके, उसने बोला। बोलती अच्छा ठीक। तो फिर इससे क्या हो जाएगा? गोपिका से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले। इंपॉर्टेंट है कनक रेले, रिसेंट में इनकी डेथ हुई थी। इतना भी रिसेंट नहीं, लेकिन आपको भी पता है एसएससी इतना भी रिसेंट नहीं पूछता है, वो पुराना ही पूछता है। सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन, जयप्रभा मेनन, राधा दत्ता, हाँ राधा दत्ता। कृष्णा से हो जाएगा पल्लवी कृष्णन, ठीक है, पल्लवी कृष्णन। और ये तो लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्याण कुटी अम्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कल्याण कुटी अम्मा। बस आप ये समझ लो 99% आपके क्वेश्चन कवर हो गए मोहिनीअट्टम के, चाहे वो एक्सपोनेंट की बात हो या फिर जो बाकी बातें हैं। और ओडिसी वगैरह के बाद में देख लेंगे, एक एक करके ख़त्म करते रहेंगे। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट देयर शैल बी, आखिरी क्वेश्चन है, दैट देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी नहीं देखा है तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, पार्ट नंबर 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 5। भाग नंबर जो 5 है, चैप्टर 5, जो यूनियन की बात करता है, उसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन एक बार आया इसलिए बता रहा हूँ। 5 चैप्टर हैं, जिसमें जो चौथा चैप्टर है, 4th वाला, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है। भारत में पहले फेडरल कोर्ट हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट की जगह, और ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। लेकिन जब हम आज़ाद हुए 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, जब हम रिपब्लिक बने 26 जनवरी 1950 को, उसके जस्ट 2 दिन बाद ही हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट कर दिया। कब? 28 जनवरी 1950। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। आज हमारे कितने जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में? अगर हम बात करें तो टोटल 1 + 33। एक तो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और 33 अदर जजेस हैं। ठीक है, 33 अदर जजेस। ठीक, फिर अगर हम बात करें आर्टिकल, ये तो मैंने बता दिया है, नहीं बताया है। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक में है सुप्रीम कोर्ट के बारे में मेंशन? आर्टिकल 124 से लेके 147। ठीक है, 147 तक। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जो हमेशा पहला आर्टिकल होता है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करता है, उस इंस्टीट्यूशन की। जैसे आर्टिकल 52 से 62 के बीच में प्रेसिडेंट के बारे में दिया हुआ है, तो पहला बोलता है 52 क्या? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही 124 पहला वाला ही बोलेगा, देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 4। 123 क्या है? अब इसको डिस्कस कर लें। ये डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा ना हो जाए, चलो कुछ नहीं, आज इतना ही रखते हैं। ये एक्चुअल में ऑर्डिनेंस की बात करता है, लेकिन अब थोड़ा तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, या तो चलो अभी छोड़ो इसको। ठीक है, छोड़ो पूरी तरह से। 124 ऑप्शन नंबर 4, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब हमारा टाइम है किसका? शॉर्ट
करंट अफेयर का शॉट लेने का टाइम आ चुका है। स्टार्ट करें। कुछ और बताओ जरा। हाई कोर्ट जो है, मैंने ये पढ़ा चुका हूँ ना मैं आपको। हाई कोर्ट पहला कब इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था, ये बताओ जल्दी से, तब आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट पहला कौन इस्टेब्लिश हुआ था, कौन से एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था? आई थिंक आपको बता चुका हूँ, 1861 के एक्ट से इस्टेब्लिश हुआ था। 1862 में सबसे पहला जो था आपका कैलकाटा का हाई कोर्ट था। इसी सेम साल में, सेम ईयर में ही मद्रास और बॉम्बे का भी हाई कोर्ट बना, लेकिन पहले कैलकाटा वाला बना था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सर ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट में तो 1+7 का था कि मतलब एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, 7 अदर जजेस रहेंगे और बाकी अपना इंक्रीज़ होते रहेंगे उसी हिसाब से। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का 1773 का नहीं था सीजल बॉय। जो लोग 1773 लिख रहे हैं, सर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था और रेगुलेटिंग एक्ट से उससे सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इस्टेब्लिश किया गया था। मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा विद दी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये ध्यान रखना है। शॉर्ट लगाते हैं अभी। नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं? और पहली बार ही मनाएंगे इस साल। मनाएंगे मतलब 16 जनवरी को तो नहीं, क्योंकि ये तो निकल चुका है। 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। ये भी रिसेंट में ही अनाउंस हुआ था कि हम 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। 7 अगस्त को भी रिसेंट में ही अनाउंस हुआ था कि हम जेवलिन थ्रो डे मनाएंगे। क्यों? भाला फेंके थे ना इसी दिन। नीरज चोपड़ा जी गोल्ड मेडल लेके आए थे। कितने मीटर लंबा भाला फेंके थे? चलो लिख देते नहीं, यही बोलोगे सर सब मम्मी से पूछते रहते हैं, बताते नहीं हैं। 87.58 मम्मी से शिकायत करोगे जाके फिर घर में है। 23 अगस्त या फिर 23 सितंबर। तो क्या सही आंसर होगा? 23 अगस्त। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन है, भारत का जो 3rd लूनर मिशन था, यानी जो चंद्रमा में हमने भेजा, वो सक्सेसफुल रहा। क्योंकि जो हमारा लैंडर है वो इसी दिन, लैंडर का नाम था विक्रम, वो इसी दिन लैंड किया। और जहाँ पे लैंड किया उस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट हमने उसको नाम दिया जहाँ पे लैंड किया। लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम, यानी रोवर का मतलब है जो घूमेगा उसकी सतह पे चंद्रमा की, उसका नाम था प्रज्ञान। तो इसी दिन लैंड किया था ये हमारा तीसरा लूनर मिशन था। और ये भारत चंद्रमा में लैंडिंग करवाने वाला चौथा कंट्री बना, 4th कंट्री टू लैंड ऑन दी मून। लेकिन तुम बोलोगे सर हमने तो कहीं पढ़ा था पहला है। पहला है किस सेंस में? पहला है इस सेंस में, फर्स्ट है इस टर्म्स में कि जो लूनर साउथ पोल है और इसी को ही हम बोलते हैं फार साइड ऑफ द मून, यानी वो साइड ऑफ द मून जो हमें आज तक कभी दिखता ही नहीं है, ना ही दिखेगा अगर जब तक कि हम चंद्रमा में जाके ना देखें उसको। वो क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है उसका रोटेशन यानी घूर्णन और परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो सेम है, 27 डेज़ है। इसी की वजह से हमें मून का एक साइड नहीं दिखता है। जो नहीं दिखता है उसी को ही साउथ पोल या फार साइड मून बोलते हैं। और वहाँ पर लैंडिंग करवाने वाला इंडिया पहला कंट्री बन चुका है। हमने किस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया? लाइट व्हीकल मार्क 3 मार्क 4 LVM3 M4 का हमने यहाँ पे यूज़ किया। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और हाँ, इस बार की थीम क्या रहने वाली है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या रहेगी इस बार की, जो कि पहला ही होगा क्योंकि मैंने आपको बताया टचिंग लाइव्स पूछ सकता है। वाइल टचिंग द मून पूरा नहीं हुआ अभी। इंडियाज़ स्पेस सागा। और अभी कुछ ही आई थिंक 4 जुलाई की न्यूज़ है जहाँ पे इसरो के जो चीफ हैं, कौन है ज़रा बताएं कमेंट में, उन्होंने बोला है कि भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन हम कंडक्ट करवाएंगे 23 अगस्त को। कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। एंड द लास्ट question for the day is which country gave PM Modi its highest civilian award, Grand Cross of the Order of Honor? एंड एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि यार जो स्टूडेंट रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं शुरू से लास्ट तक जितने देखते हैं, मतलब लगभग 4000 लोग। एंड दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। आप लोग बोलेंगे सर हमारे लिए तो बैड थिंग है क्योंकि सच है।
मिट्टी तो ले आया, लेकिन बोल रहा हूँ कि फार साइड ऑफ द मून से, ठीक है, फार साइड ऑफ द मून। बीप बज गया, बीप बजने का मतलब है कि क्लास ख़त्म होने का टाइम आ गया। ठीक है, इजिप्ट आंसर दे रहे हैं। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, इजिप्ट नहीं। देखो, मोदी जी को बैक टू बैक अवार्ड मिलते रहते हैं। 2023 में मुझे लगता है कि कम से कम 7-8 तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 4-5 कंट्री ने अवार्ड दे डाले। वो कौन कौन से भी देखते हैं। पहली बात तो इसका आंसर ग्रीस होगा। ये मत देखा करो कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, ना ना, ठीक है, ये मत देखा करो ग्रैंड क्रॉस, और हमने देखो ग्रैंड क्रॉस तो यार वहाँ का था ना। ग्रैंड क्रॉस सबके में लगा रहता है। जैसे कि मैं बोलूँ ग्रैंड क्रॉस, अभी तुम्हें ग्रैंड क्रॉस से ही तुम्हें बताते हैं, ध्यान से सुनना, जो एक एक बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है सारे, क्योंकि सारे 2023 में मिले हैं, ठीक है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी पापुआ एंड न्यू गिनिया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनिया, ये भी वहाँ का होता है। लेकिन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, तो अगर नाम में लोगोहू होगा, लोगोहू, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं इस तरह से, ग्रैंड क्रॉस, ठीक है, ऑर्डर, अब देखना, ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग, पहले देखते हैं क्योंकि ये आई थिंक पहले मिला था, नहीं ये बाद में मिला था। ड्रैगन किंग ऑफ लोगोहू, ठीक है, ऑफ फिजी। ये सिर्फ ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ही लगा है नाम में। ये क्या है, ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑनर भी यहीं पे साथ में लिख लेते हैं। ये सब ग्रैंड क्रॉस लगे हुए हैं, लेकिन बाद में नाम में क्या लिखा हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ड्रैगन किंग, ड्रैगन किसका हम देखते हैं, किसके उसमें बना रहता है झंडे में, भूटान। जहाँ की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम बताइए, लोगोहू। पापुआ न्यू गिनिया, जिसके खिलाफ लॉकी फर्ग्यूसन न्यूजीलैंड के बॉलर ने 4 मिडन ओवर डाले, 3 विकेट लिए हिस्ट्री क्रिएट कर दी। फिजी, फिजी का ही होगा, सिंपल, नाम में ही है। ऑर्डर, ये है ग्रीस का। ऑनर, ये है ग्रीस का, जो भी पूछा है। ग्रीस के जो पीएम थे, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर थे, वो इस बार के रायसीना डायलॉग में चीफ गेस्ट थे। नाम कोई बता सकता है उनका? ठीक है, ड्रैगन किंग, भूटान का। क्या पूछा था? हाँ, लैंग्वेज पूछा था, डेजोंखा। और भी इनको मिला, लीजन ऑफ ऑनर मिला, लीजन ऑफ ऑनर मिला इनको। ऑर्डर ऑफ नाइल अवार्ड मिला, ऑर्डर ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ यहाँ पे लगा लो, ऑफ नाइल। नाइल किस देश को हम बून ऑफ नाइल बोलते हैं? मिस्र का वरदान बोलते हैं, इजिप्ट को बोलते हैं, ठीक, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की। एंड लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने। ये सारे जितने मैंने लिखे हैं ना, ये 2023-24 के दौरान पे ही इनको मिले हैं मोदी जी को, तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? ख़त्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेशन होता है ख़त्म। और PYQ सीरीज़ के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये PT की PDF आपको परमार SSC टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तुम लोगों ने देखा होगा एक क्विज़ ग्रुप है, काफ़ी लोग हो गए, कितने लोग हो कितने लोग नहीं हो बताओ ज़रा। उसमें अभी तक सिर्फ पहले आती थी रीजनिंग की क्विज़, इंग्लिश की क्विज़, मज़ा आता था, है ना। GK की तो आती थी, GK की तो अभी भी आ रही, कॉन्टिन्यूअस है, एक सिंगल डे भी ब्रेक नहीं हुआ। आई थिंक आपका 1 जनवरी से, यहाँ तक कि पिछले साल से एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन अब आपकी जो कुछ रुक गई थी क्विजेज़, वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी एंड विल कंटिन्यू टिल योर CGL एग्जाम। तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लस अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, नहीं बना पा रहे हैं, देन उस केस में कोर्सेज सेक्शन में जाके आपको PYQ कोर्स करके दिख जाएगा। वहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नोट्स दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो बना सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये PPT की PDF तो आपको मिल ही जाती है। एनालिसिस टुडेज करेंगे, एनालिसिस रात में करेंगे आदर्श 8:30 PM पे, जो CHSL का आज का पेपर है। मुखर्जी नगर में पूरा नोट्स बिक रहा है आपका? हाँ पता है यार, मुखर्जी नगर में नहीं, काफ़ी लोगों ने गोरखपुर का भेजा था, जयपुर का भेजा था, तो मैं शेयर करेंगे, नहीं होगा तो टेलीग्राम में शेयर करेंगे। इतना बाकायदे से 50-50 रुपये में बेच रहे हैं ये लोग। 50 रुपये में जोग्राफी, 50 रुपये में पूरा पॉलिटी, 50 रुपये में हिस्ट्री। उन्होंने कहा सही है यार, हम तो सोच रहे थे कि यार हम एक बुक निकालेंगे ऐसे करके, और बुक स्टॉल वाले तो हमसे बोल रहे हैं होल्ड माई बियर ब्रो। कि मतलब हम तो सिर्फ ख्यालों में अभी सोच रहे थे कि हम एक बुक निकालेंगे और ऐसे स्टूडेंट को देंगे, एक पॉलिटी की होगी, एक ज्योग्राफी की होगी, और यहाँ बुक स्टॉल वाले ये काम तो जाने कब से शुरू कर चुके हैं।
मी क्राइंग इन दी कॉर्नर, बुक स्टॉल वाले लाफिंग इन दी कॉर्नर। क्यों? चंगेज़ खान कौन था सर? चंगेज़ खान एक मंगोल था जो जाना जाता है बहुत सारी निर्मम हत्याएं करवाने के लिए। इसीलिए इसीलिए जो बाबर था वो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट बताने से लोग थोड़ा सा बचते थे। जितने भी मुगल्स थे वो तैमूर का डिसेंडेंट बताते थे खुद का, कि फादर साइड से हम तैमूर के डिसेंडेंट हैं, क्योंकि चंगेज़ खान ने बहुत ही हत्याएं करवाई थी, इसलिए वो मंगोल था एक। ठीक है, मिलते हैं कल। एंड रेगुलर रहिए सरन मैम, रेगुलर 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 कंसिस्टेंट अगर आप रहेंगे। ये सॉरी पांचवा लेक्चर था ना आज तो, हाँ पांचवा लेक्चर था, सॉरी। तो पांचवा लेक्चर है सर, 40th लेक्चर तक आप जो है परम आनंद की अनुभूति एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। आप बोलेंगे कि भाई क्या है जीके, लप्पू सा जीके झिंगुर बना के उड़ा देंगे इसको भी। क्लास करने के चक्कर में गैस पे दूध रख के भूल गई, पूरा बह गया। अच्छा 20। जो सीजीएल टॉप करेगा फिर उसी से, हाँ। 23 सितंबर बता दीजिए, ठीक है 23 सितंबर। अच्छा यहाँ पे 23 सितंबर को क्या मनाते हैं? 23 सितंबर को ऐसा कुछ नहीं है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज वाला डे होता है, आई थिंक, जो साइन लैंग्वेज होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन लैंग्वेजेस का जो डे होता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, है ना। चलो भाई, कंप्यूटर क्विज भी ठीक है, कंप्यूटर का भी स्टार्ट करवाते हैं। सुमित आपने बोला ना, सुमित ने बोला इसलिए करवा रहा हूँ, अगर कोई और बोलता तो भूल जाओ बेटा। थैंक्स बोलेंगे सुमित को सभी लोग, ठीक है। ये सिर्फ क्योंकि सुमित ने बोला है। अगर राहुल बोलता, अगर मधु जी बोलती, अभिनंदन बोलते तो ना करता मैं। सुमित जी ने बोला है। थैंक यू भाई सभी को, धन्यवाद। मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। थैंक यू।